तो इस वीडियो में हम बात करेंगे संगम स्टेट्स के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, संगम स्टेट्स, संगम राज्य से संगम काल भी कहते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं चोल चेर और पांड्यन जो राज के बारे में। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो संगम है, चोल चेर पांड्यन के बारे में पढ़ते हैं तो वो कैसे पढ़ते हैं देखिए। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं यहाँ पे कि संगम का मतलब क्या है। ठीक है, संगम काल तो कहते हैं, इनका मतलब क्या है देखिए। एंशंट टाइम पे यानी कि पुराने समय में क्या होता था, जो तमिल पोइट्स थे यानी कि जो तमिल के जो कवि थे, वो क्या करते थे कि वो समय समय पर यानी कि टाइम टू टाइम क्या करते थे, जो सभाएं यानी कि मीटिंग बुलाते थे। यानी कि जो तमिल पोइट्स थे वो टाइम टू टाइम क्या करते मीटिंग्स बुलाते थे, तो जिसमें सभी तमिल पोइट यानी कि तमिल कवि जो शामिल होते थे, तो वो बहुत सारे विषयों पर यानी कि बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर क्या करते थे, जो विचार करते थे। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक वो आपस में डिस्कस करते थे तमिल कवि। तो जो वो तमिल कवि थे जो आपस में जो मीटिंग्स बुलाते थे, तो उनको संगम कहा जाता था। यानी कि तमिल पोइट्स के द्वारा, तमिल कवियों के द्वारा जो मीटिंग बुलाई जाती थी उन्हें संगम कहते थे। अब देखिए, संगम काल का मतलब क्या होता है कि देखिए 100 AD से लेके 250 AD यानी कि 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के बीच में इस तरह की 3 मीटिंग बुलाई गई। ठीक है, तो इसी मीटिंग्स को संगम काल कहा गया। यानी कि देखिए, इन 150 सालों में 3 सभाएं यानी कि जो 3 मीटिंग्स बुलाई गई, तो इन्हें संगम काल कहा जाता है। तो इन्हीं 3 मीटिंग्स के अंदर हम पढ़ते हैं चोल चेर और पांड्यन वंश के बारे में, पांड्यन जो है स्टेट के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम यही चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, आपको मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा, तो आप वीडियो को साथ साथ पूरा देखते रहिए, तो जिसमें आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो देखिए, आपको मैं यहाँ पे कुछ लिख के बताऊंगा। ठीक है, देखिए देखिए जो संगम काल के जो राज थे, चोल चेर पांड्या, ठीक है, तो वो कैसे थे आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा छोटा सा। देखिए, सबसे पहली बात है, चोल चेर जो पांड्या जो राज थे, वो कृष्णा नदी यानी कि जो रिवर थी कृष्णा, उसके सदर्न पार्ट पे, ठीक है, यानी कि जो कृष्णा नदी है उसके साउथ वाले की जो उसके दक्षिण वाला पार्ट है, वहाँ पर क्या था, एक द्वीप था जिसे तमिलकम कहते थे। ठीक है, तो तमिलकम, ठीक है, ठीक है, तमिलकम कहते थे। ठीक है, तो ये तमिलकम कहते थे, हिंदी में ही लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो कृष्णा नदी थी उसके साउथ वाले पार्ट पर एक प्रायद्वीप था। ठीक है, एक वहाँ पे द्वीप था, तो जिसे तमिलकम कहते थे। अब देखिए, जो तमिलकम था ये आगे जाके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो वो क्या बना, चोल चेर और पांड्या। यानी कि तमिलकम नाम की जो जगह थी वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक है, आप देखिए कि जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारा जो भारत है, जो इंडिया है, वो ऐसा है नीचे से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे चोल चेर पांड्या राजवंश आपस में बटा हुआ था। तो ये पूरे वाला जो पार्ट है, तो इसे कहते थे तमिलकम। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन आ सकता है देखिए कि चोल चेर पांड्या जो था वो किसका हिस्सा है, वो तमिलकम का हिस्सा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी एक्स्ट्रा नॉलेज। देखिए, चेरा किंगडम, द मोनार्कीज ऑफ द चेरास, द चोलास एंड द पांड्यास believe were believed, at least in one subsequent ages, to be of immemorial antiquity, and the poems of the Sangam attest the necessity of the all of to connect themselves with the events of the great war between the Kaurav and the पांडव्स। आपको पता है देखिए, जैसे कि जो कौरव थे और जो पांडव थे, ठीक है, आप देखिए जो कौरव थे और जो पांडव थे, अगर हम उनके बारे में बात करें, जैसे वो आपस में उनके बीच में युद्ध हुआ था, उनके बीच में वॉर हुई थी कौरव और पांड्य के बीच, तो देखिए सिमिलर ही ऐसे ही चोल चेर पांड्य के बीच में आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। यानी जैसे कौरव पांडव का युद्ध हुआ था ना, तो ऐसे ही चोल चेर और पांड्य के बीच में वंश में क्या था, आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। ठीक है फ्रेंड्स, the first Chera monarch were we heard of is Udranjal, who is said to have fed some sumptuously both the armies of the Kurukshetra and thereby earned for himself the Udranjal of the great feeding.
आप देखिए जो चेर किंगडम है उसके जो पहले राजा थे उनका नाम था उदरयांजल। ठीक है, उदरयांजल जो थे वो चेर वंश के सबसे पहले राजा थे। फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो चेर वंश है ना वो उन्होंने 2 टाइम पे राज किया है। पहले जो फर्स्ट चेर थे तो उसके बाद जो सेकंड चेर आए थे वो 9th AD में आए थे। ठीक है, 9वीं शताब्दी में आए थे। ये पहले बारे की हम बात कर रहे हैं। ये सबसे पहले जो चेर जो वंश के जो राजा उदरयांजल, तो उन्होंने देखिए जो कुरुक्षेत्र जब थी, ठीक है, जब कुरुक्षेत्र का जो एरिया था वहाँ पे जो दोनों सेनाएं हैं, जो दुश्मन वाले भी और दोस्त जो अपनी जो सेना थी, दोनों को एक साथ खाना खिलाया था। ठीक है, तो जिनसे उनको टाइटल क्या मिला, उदरयांजल ऑफ द ग्रेट फीडिंग। The son of the Udaranjal was the Nendujal Adan, who won a naval victory against some local enemy on the Malabar coast and that took captive several Yavan traders from. For some time he subjected to harsh treatment for reasons that are not clear, but subsequently released after obtaining a heavy ransom. आप देखिए जो उदरयांजल है जहाँ पर वो सभी को, यानी कि जो चाहे सभी को वो एक जगह सभी को क्या कर रहे हैं कि इकट्ठे खाना खिला रहे हैं, जो इकट्ठे बैठ के उनको खाना खिला रहे हैं। ठीक है, जब उनका बेटा है उदरयांजल का नेंदुजलन अदन, ठीक है, तो उसने क्या किया कि जो लोकल जो एनिमी थे उसके मालाबार कोस्ट के साइड पे जो लोकल एनिमी थे उसको उसने जीत लिया, यानी कि उदयनारायण के बेटे ने उसको जीत लिया मालाबार कोस्ट पे जिनका कब्जा था। और उसके बाद क्या किया कि जो यवन ट्रेडर थे, यानी कि जो ग्रीक्स के जो ट्रेडर थे उसको उसने बंदी बना लिया। यानी कि पहले जो मालाबार कोस्ट पे जिसका कब्जा था उसको तो उसने हरा दिया, पर उसकी सेना को क्या किया, अपने कब्जे में कर लिया, तो उनको उन्होंने बंदी बना लिया। तो फिर क्या किया, उनको बहुत सारा उनके साथ हैश ट्रीटमेंट किया, यानी कि उनको कठोर सज़ा दी। फिर इसके बाद क्या किया कि कुछ जैसे रकम लेने के बाद तो उनको रिहा कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि जैसे उनके फादर थे उदयनारायण, तो वो कितने दरिया दिल थे एक तरह से माने, तो उनका बेटा ऐसे नहीं थे। ही सेड टू हैव फॉट मैनी वॉर्स एंड स्पेंट मैनी ईयर इन द कैंप विद हिज आर्मी। देखिए उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और वो अपनी आर्मी के साथ कैंप में रहते थे। ही वॉन विक्टोरियस अगेंस्ट 7 क्राउड किंग्स एंड दस रीच द सुपीरियर रैंक ऑफ अधिराज। देखिए उन्होंने 7 जो क्राउन यानी कि 7 मुकुट वाले जो राजा थे उनको हरा दिया, तो उन्हें अधिराज की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, यानी कि उन्हें अधिराज की जो उपाधि मिली थी, तो उसने क्या किया, 7 मुकुट वाले राजा को हरा दिया। ही वॉज कॉल्ड इमिया वरबम। ठीक है, ही वॉज कॉल्ड इमाव रबन। ठीक है, यहाँ पे उनके बारे में लिखा है इवाम रबन में, ही हु हैड द हिमालय फॉर हिज बाउंड्री। अब देखिए इवाम रबन जो है, ठीक है, यानी कि जो एक ये कविताएं हैं सारी। देखिए अगर हम बात करें जो तमिल पोइट्स की मैंने आपको शुरू में बात की थी, जो उनकी कविताएं हैं, तो उन कविताओं में यानी कि उन पोएम्स में इन्हें इमाव रामबन कहा जाता है। ठीक है, इमाव रामबन किसे कहते हैं, ये कहते हैं, ठीक है, जो इनके वंश के जो राजा थे उनको। ठीक है, यानी कि नेंदुजलन जो अदन थे उनको क्या थे, इमराव रावण कहते थे। देखिए इनके पास जो था हिमालय वाली बाउंड्री थी इनके पास थी, ऐसा इसमें बताया गया है। ए टाइटल एक्सप्लेन बाय द क्लेम दैट ही कंकर्ड ऑल इंडिया एंड कैव्ड द चिराम्बलम ऑफ द बो ऑन द फेस ऑफ द ग्रेट माउंटेन एंड असिस्टेंस ऑफ द पोइटिक एक्सक्रेशन नॉट अनकॉमन इन दीज पोएम्स। अब देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि उनके पास हिमालय वाला पार्ट था, हिमालय वाला एरिया था, तो उसके लिए देखिए उनको जो उनके लिए जो एक उनको उपाधि दी गई था। यहाँ पे ये बताया गया है कि उनका पूरे इंडिया पे की तकरीबन कब्जा था। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो नेंदुरांचल अदन थे, यानी कि जो चेर वंश के शासक थे, उनके पास क्या था, हिमालय वाला एरिया था, बाउंड्री थी इनके पास हिमालय वाली, तो उनका पूरे तकरीबन उन्होंने पूरे भारतवर्ष को इंडिया को जीता हुआ था। ठीक है, तो उनका जो सिंबल था वो सिंबल कौन सा था, धनुष का। ठीक है, जो इनका सिंबल जो उनका एम्बलम कौन था बो। ठीक है, बो का मतलब क्या होता है, धनुष। ठीक है, धनुष होता है ना, जो उनका धनुष था, एम्बलम था। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि जो जैसे देखिए उनका झंडा होता है तो उनका एम्बलम था वो। ठीक है, हिज कैपिटल इज मरंदई। ठीक है, उनकी राजधानी कौन सी, मरंदई थी उनकी राजधानी। ठीक है, ही फॉट ए वार विद ए कंटेम्प्रेरी चोला किंग इन विच बोथ द मोनार्क लॉस्ट लिव्स
एंड देयर क्वींस परफॉर्म सती। अब देखिए उन्होंने चेर वंश के राजा ने क्या किया, चोल वंश के राजा के साथ युद्ध किया, तो दोनों राजा उसमें मारे गए। तो उनकी जो पत्नियां थी तो उन्होंने सती जो थी वो हो गई। ठीक है, सती का मतलब आपको पता है ना कि जब राजा मर जाता है तो उनको भी, उनकी रानियों को भी उनके बाद साथ में जला दिया जाता था। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा युद्ध के बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ था। देखिए देखिए सबसे पहले आपको मैं एक और फैक्ट बताता हूँ यहाँ पे, जो आज का जो देखा आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पे। तो हाँ, ये आगे हमारी पेंसिल। देखिए जो आज का जो चेर वंश यहाँ पे जिनका राज था, वो आज कौन सी स्टेट है, वो है केरला। ठीक है, यानी कि जो केरल जो स्टेट है, जो केरला स्टेट है, वहीं पे राज था चेर वंश का। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद देखिए कि जब हुआ ऐसा था कि जो चेर वंश का 150 यानी कि 150 जो एडी था, उसमें क्या हुआ, चेर वंशों ने चोल के खिलाफ क्या युद्ध लड़ा। यानी कि चेर वंश और चोल वंश के बीच में क्या था, 150 ईस्वी में क्या था, आपस में वॉर हुआ या लड़ाई हुई उनके बीच में। तो जिसमें चेरों ने क्या किया, चेर वंश ने क्या किया, जो चोल वंश के जो राजा थे जिनका नाम था करिकाल। ठीक है, यानी कि जो चोल वंश के जो राजा थे करिकाल, चेरों ने क्या किया, चोल वंश के राजा करिकाल के पिता को यानी कि उनके फादर को मार डाला। उसके बाद क्या हुआ कि जो चोल वंश के राजा थे उन्होंने क्या किया कि चेर वंश के जो राजा थे उनको मार दिया। यानी कि जब एक तरफ जो चेर वंश के राजा चोल वंश के राजा के पिता को मार रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्या किया, राजा जो चोल वंश के राजा थे उन्होंने क्या किया, उनके पिता को मार दिया चेर वंश के। तो जिससे क्या हो कि दोनों के बीच में समझौता हो गया। ठीक है, तो दोनों का नुकसान होगा, तो दोनों में क्या समझौता हो गया। तो जहाँ पे लिखा था ना ये क्यों बीच में उनका युद्ध हुआ था, तो आपको मैंने इस लाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, ही फॉट ए वार वाला। देखिए नेक्स्ट है अडांस यंगर ब्रदर। ठीक है, यानी कि अडांस यंगर ब्रदर वाज कुटावन ऑफ मैनी एलिफेंट हु कॉन्कर्ड कोंगू एंड apparently partially extended the Chera power from the western to the eastern sea for a time। अब देखिए यहाँ पे जो अदन के यानी कि जो एडन जो दूसरे राजा थे, ठीक है, जो चेरवंश के दूसरे राजा थे, जो उनके छोटे भाई थे, तो देखिए उन्हें क्या कहते थे, उन्हें कुटवन ऑफ मैनी एलिफेंट, यानी कि छोटे भाई देखिए कि उनके पास क्या था, कई हाथियों के कुटवन थे। ठीक है, हु कॉन्कर्ड कोंगू। देखिए यहाँ पे सिंपल सी यहाँ पे ये बात याद रखिए, जो जो एडन के जो यंगर ब्रदर थे, तो उन्होंने कोंगू के ऊपर कब्जा किया था। तो चेर जो पावर थी उन्होंने काफ़ी दूर तक फैला दी थी। आप देखिए जो एक तरफ वेस्टर्न वाला पार्ट है जहाँ पे अरेबियन सी है, दूसरी तरफ क्या है, जो ईस्टर्न सी है, यानी कि दूसरी तरफ जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, तो इनके ऊपर इनका कब्जा हो गया था। ठीक है, अडन हैड 2 सन बाय डिफरेंट क्वीन। देखिए अडन के यहाँ पे क्या थे, अडन के यहाँ पे 2 बेटे थे अलग अलग रानियों से। वन ऑफ द देम वाज नोन एज द चेरा विद द कलंगी फेस्टून एंड द फाइबर क्राउन। अडन के देखिए यहाँ पे 2 बेटे हैं, उनमें से देखिए कि जो उनमें से देखिए कि वन ऑफ द वाज नोन एज, देखिए उनमें से क्या था, द चेरा विद द कलंगी फेस्टून एंड द फाइबर क्राउन। देखिए जो उनका जो ताजपोशी के समय, यानी कि जब उनके बेटों की जब ताजपोशी हुई तो उनके जो ताजपोशी के समय देखिए जो उनका जो मुकुट था वो फाइबर का बना हुआ था। ठीक है, द क्राउन ही रोट एज हिज कोरोनेशन इज सेड टू हैव बीन मेड ऑफ पल्यामर फाइबर एंड द फेस्टून इन contain कलंगी a small black berry. It was not altogether too despised, for the crown had a golden frame and festoon of the precious beryl, but why the king had to wear such as extraordinary tiara is not explained anywhere। देखिए जहाँ पर एक राजा का जो राज मुकुट होता है वो सोने का होता है, गोल्ड का बना होता है, उसके ऊपर कैसे हीरे जवाहरात जड़े हुए होते हैं, तो उनको वैसा ताज नहीं पहनाया गया, तो वैसे उनको एक टेम्परेरी ताज जो है वो पहनाया गया। ऐसा क्यों था, ऐसा कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं है। तो ये तो एक देखिए इंसल्ट वाली बात होती है। ही सेड टू हैव वॉन सक्सेस अगेंस्ट द कंटेम्प्रेरी अधिगामन चीफ टेन अंजी ऑफ टागाडोर एंड टू हैव लेड एन एक्सपेडिशन अगेंस्ट ननन हुज टेरिटरी ले टू द नॉर्थ ऑफ मालाबार इन द टुलू कंट्री। अब देखिए यहाँ पे क्या था, उनके बारे में ये कहा जाता है, अडन के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने देखिए तगादुर जो था,
ठीक है। तगाजू के जो समकालीन थे, ठीक है, अधिगामन, ठीक है, मैं यहाँ पे अधिगामन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए जो यहाँ पे जो अधिगामन थे, अधिगामन कौन थे, ये चेर वंश के ही राजा थे। अधिगामन ने क्या किया था, ठीक है, जो अधिगामन ने क्या किया था कि जो अंजी थी, अंजी को के ऊपर हमला कर दिया, ठीक है। यानी कि जो अधिगामन थे उन्होंने क्या किया, अंजी के ऊपर कब्जा कर लिया, बाद में इसे अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जो टालू देश है, जो टुल्लू कंट्री है, जो टुल्लू कंट्री है, ठीक है, जो मालाबार के नॉर्थ पर पड़ती है, उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। ही टू वाज एन अधिराजा वेयरिंग ए गारलैंड ऑफ 7 क्राउन्स। तो फिर इन्होंने देखिए कि उस राजा को भी हरा दिया, ठीक है। या ये मान के चलिए कि इनको जो था वो 7 क्राउन यानी कि जो 7 मुकुटों वाला राजा जो था, जो ताज था, वो इन्होंने पहना। सिंपल यहाँ पे ये बात देखिए, जो अधिगामन थे उन्होंने क्या किया, जो टुल्लू कंट्री है उसको हराया, अंजी को हराया, उसको अपने कब्जे में किया। जो 7 मुकुट है, ठीक है, उसके राजा की उपाधि भी यहाँ पे इन्होंने धारण की। द अदर सन ऑफ द अडन वाज द सेनगुप्तन। देखिए जो अडन के यानी कि जो अदन के जो दूसरे जो बेटे थे उनका नाम था, ठीक है, उनका नाम था सेनुगुटवन। यहाँ पे मैं आपको सेनुगुटवन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए होता क्या है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, सेनुगुटवन के बारे में। ये अडन के बेटे थे। अब देखिए जो अडन थे, इनके जो बेटे सेनुगुटवन, ठीक है, इनको जो था लाल चेर, ठीक है, लाल चेर के नाम से भी जानते थे, रेड चेर। अडन के जो बेटे थे सेनुगुटवन, उनको लाल चेर के नाम से भी जानते थे, ठीक है, क्योंकि देखिए इन्होंने कनगी पूजा की थी। कनगी का मतलब होता है पत्नी पूजा। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि किस राजा ने कनगी पूजा की थी, इनकी पत्नी पूजा की शुरुआत की थी, वो थे, ठीक है, सेनुगुटवन, जो अडन के बेटे थे, ठीक है। तो इन्हें लाल चेर भी कहते थे, ठीक है फ्रेंड्स। The writer Kutawa celebrated is song by Parnar, one of the most famous and longest lived poet of the Sangam। ठीक है, संगम एज के सबसे जो पोइट थे, उन्होंने इसके बारे में यहाँ पे इनके बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने पत्नी पूजा स्टार्ट की थी। सेनुगुटवन लाइव्स एंड अचीवमेंट हैव बीन एम्बेलिश्ड बाय legend of in later time, of which there are no traces in two strictly common no poems, both by Parnar, The Decade of the King in the 10 Tens, a song in the Puranaru। अब देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक बात देखिए, परनार का यहाँ पे ये भी कहना है कि जो सेन गुटवन थे, तो उन्होंने देखिए कि अपने आप को मतलब कि बहुत, यानी कि उनको, वो भी एक महान शासक ही थे, प्रसिद्ध राजा थे, जिन्होंने काफ़ी अपना जो चेर वंश जो आगे बढ़ाया था। अब देखिए उन्होंने क्या किया कि समुद्र को वापस चलाने के लिए कई उपाधियाँ, एक उपाधि धारण की, यानी कि जैसे जो समुद्र को जैसे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, ठीक है, कब्जा उसने कर लिया, तो इसका ये मतलब नहीं लगता कि वो दुश्मनों के लिए एक सुरक्षा के रूप में काम कर रहे हैं। यानी कि जैसे उन्होंने समुद्र के ऊपर कब्जा किया, तो उसने उससे क्या किया, अपने ही राज्य का उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, ठीक है। द ओनली मटेरियल अचीवमेंट they celebrate is a victorious war against the chieftain of Mahur. Parnar also say that Sengoku exerted himself great on the sea। देखिए ये तो वही वाली लाइन आ गई फिर से, ठीक है। For the rest we can learn he was a skilled rider on a horse elephant, wore a garland of 7 crowns of Adiraj, was adept in besieging fortress, beside being a great warrior and a liberal patron of the arts। अब देखिए यहाँ पे आगे इनकी बात करते हैं कि उनके पास काफ़ी अच्छे स्किल थे सेनुगुटवन के पास। तो वो एक अच्छे घुड़सवार थे, एक अच्छे जो थे वो हाथी की भी जो सवारी करते थे। तो इन्होंने देखे जो 7 क्राउन्स यानी कि जो 7 जो तरह का जो मुकुट है, ठीक है, यानी कि जो उनकी ताजपोशी थी उनके समय देखिए जो उनका जो 7 तरह का जो मुकुट था वो पहना था, ठीक है। द एपिलॉग टू द डिकेड्स एड्स ए नंबर of new articles, the most important being bearing on the establishment of the Patni cult, the worship of Kangi, the idol wife, the stone of making the image of the Patni, the divine chaste wife, was obtained by after a rite with the Aryan chieftain and bathed in the Ganga before brought the
चेरा कंट्री। अब देखिए यहाँ पे क्या था, इन्होंने पत्नी पूजा की शुरुआत की थी। यानी कि देखिए मैंने आपको बताया ना कि पत्नी कल्ट का मतलब क्या होता है कि आदर्श पत्नी, ठीक है, यानी कि आदर्श वाइफ। देखिए इन्होंने पत्नी पूजा यानी कि वाइफ की जो पूजा थी वो शुरुआत कर दी थी सेनू गुटवन ने। क्वेश्चन आ सकता है बताइए कि सेनू गुटवन ने या जो पत्नी पूजा थी किसने की थी, जो सेनू गुटवन ने की थी, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ऐसा होता था कि जब जो चेर वंश के राजा थे जब किसी रानी से शादी करते थे, उसको अपने राज में यानी कि उसको अपने साम्राज्य में, अपने किंगडम में ले जाने से पहले क्या करते थे, गंगा नदी में उनको स्नान करवाते थे, उनको बाथिंग करवाते थे, ठीक है। ऑल दिस इवेंट्स आर नरेटेड विद numerous embellishment and in epic detail in the Silapik Kadram. So whether this poem derives from the epilogue to decade on the epilogue from the epics is more than we can say. The antiquity and the popularity of the story of Kangi and the Kovlan and the probable existence of the other and the earliest version of the Kangi saga which preceded the Silapi Kadam are very well attested, and is not unlikely the Seni Gutman took the lead in the organizing the cult of the Patni and was supported his effort by the contemporary ruler of Pandya Chola country and the Ceylon as the Silpadi Katram says. अब देखिए यहाँ जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया ही है कि ये जो सारे जो इवेंट्स थे, ठीक है, ये सारे जो इवेंट्स थे ये सिलापी कादरम, ठीक है, सिलापी कड्रम जो था उस महाकाव्य में है। यानी कि सिलापी कड्रम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिलापी कद्रम है, यहाँ पे एक महाकाव्य है। जैसे महाभारत और रामायण महाकाव्य है ना, ऐसे सिलापी कद्रम महाकाव्य है जिसमें क्या है, चेर वंश के राजा के बारे में बताया गया है, सेनु गुटवन के बारे में बताया गया है। ये जो एक ही बार में सब कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे इनके सब पार्ट बने हुए हैं जिसमें सेनु गुटवन के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पे बताया गया है। चाहे वो देखिए कनगी पूजा हो, चाहे कनगी के बारे में हो, चाहे कोवलन के बारे में हो, कि सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे इससे हमें पढ़ने से ये पता चलता है कि जो सेनु गुटवन थे उन्होंने जो पटनी यानी कि जो पत्नी का जो पटनी जो कहते हैं ना पटनी पंथ, ठीक है, तो जो पत्नी जो पूजा थी उसको कैसे आगे उसने बढ़ाया, ठीक है। उस समय देखिए जो पांड्या और चोल वंश जो थे, तो और उसके बाद जो सिलोन, ठीक है, यानी कि जो पांड्या थे, जो चोल वंश के राजा थे, और सिलोन का यहाँ पे सिलोन का मतलब है श्रीलंका, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, उन्होंने उसका प्रयास का भी समर्थन किया। यानी कि देखिए जो सेना गुटवन थे, जो इन्होंने काम छेड़े हुए थे, पत्नी पूजा वगैरह जो अच्छे अच्छे काम इन्होंने किए थे, वो पांड्या और चोल वंश के जो राजा थे वो, और जो श्रीलंका के सिलोन के राजा थे उन्होंने भी इसको सम्मान दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। में बात करेंगे कॉन्टेम्पररी चेला रूलर के बारे में, यानी कि समकालीन चेरा शासक के बारे में। देखिए द हीरोज ऑफ द लास्ट 3 डिकेड ऑफ द 1010s एंड देयर एंसेस्टर मस्ट बी टेकन टू हैव रूल्ड कंटेम्परेसली विद द किंग्स ऑफ द हाउस ऑफ उदरांचल। देखिए उदरांचल कौन थे, जिन्होंने चेर वंश की जब शुरुआत की थी। जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि जो चेर वंश जो था वो 2 भागों में जिन्होंने राज किया था, पहले ही राज किया था, बाद में फिर उन्होंने राज किया था, ठीक है, 9th सेंचुरी में। देखिए जो उदरांचल है, ठीक है, जब मैंने शुरुआत कर दी थी, दी फर्स्ट टू बी हर्ड ऑफ अमंग दैम ऑन द अंदुवन एंड ही सिंह एंड हिज सन सिल वैंग कुडुंगो वली अदन। आप अदन नाम ही याद रखें यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे देखिए उदरांचल ने जब चेर वंश की जब शुरुआत कर दी, उसके जो बेटे थे अदन, ठीक है, बोथ प्रेज बाय द पोइट्स इन द जनरल टर्म्स ऑफ द their valor and the liberty. The father is said to have been a well-read scholar and the son performed many Vedic sacrifices. देखिए यहाँ पे जो तमिल पोइट्स हैं इनकी जब यहाँ पे प्रशंसा करते हैं, यानी कि इनके बारे में प्रेज करते हैं, ये बताते हैं कि जो समकालीन जो चेरा शासक थे उस वंश के, ठीक है, उस वंश के जो चेरा शासक थे, पहले बात हो जो उदरांचल थे जिन्होंने चेर वंश की शुरुआत की थी, उनके जो बेटे थे अडन जो थे, ठीक है, तो दोनों ही महान थे अपने आप में। एक जगह जब देखिए जो इनके जो पिता थे, जो यानी कि उदरांचल थे, वो एक वेल रीड स्कॉलर थे, तो दूसरी तरफ जो उनके बेटे थे अडन, वो उन्होंने वैदिक सेक्रीफाइसेस काफ़ी किए थे। फेमस अमंग द माइनर चिफटेन्स हु वर देयर कंटेम्परेरीज वर ए एंड परी
बोथ सेलिब्रेटेड इन द सेवरल पोएम्स बाय ए नंबर ऑफ पोएट्स। अब देखिए इसके बाद क्या था कि अगर हम मामूली बात करें, यानी कि जो ये थे ना उडरयांजल और इनके जो बेटे थे अडन। इसके बाद अगर हम छोटे छोटे राजा की बात करें तो उनमें से देखिए जो अय है और पारी थे, ठीक है, अय और परी थे, ये दो हैं, ये भी चेर वंश के आगे शासक बनते हैं। तो इनका इतना यहाँ पे कुछ खास इन्होंने इतना काम नहीं किया, बस इनका नाम यहाँ में जो पोएट के नाम पे आता है, ठीक है। यानी कि इनका जो अलग अलग जो पोइट्स थे, जो कवि थे, उन्होंने अपनी पोएम में इनका नाम तो लिखा है अय और परी का, तो इन्होंने इनका खास काम लिखा नहीं है। ज़्यादातर आपको किसका मिलेगा यहाँ पे, उदयनारायण और अडन का। देयर ही was welcomed by Andvan sons, whom he praised the seventh decade of the ten of tens. I was one of the many well chieftains ruler in several part of the Tamil country। देखिए जो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो अडवन के जो देखिए जो अडवन के जो बेटे थे, यानी कि जो अडवन के बेटे थे, ठीक है, तो देखिए 10 के 10वें की अगर बात करें तो 7वें दशक में इनकी प्रशंसा थी, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो इनकी काफ़ी प्रशंसा यहाँ पे होती थी। तो जो आय थे, ठीक है, आय ने क्या किया था, तमिल देश के काफ़ी हिस्सों पर शासन किया था, ठीक है। यानी कि जो ये है तो सही है, पर ज़्यादातर मशहूर कौन थे, ज़्यादातर जो प्रसिद्ध कौन थे, फेमस कौन थे, उदयनारायण और अडन। और बाद में जो देखिए जो आय हैं, जो परी है, ठीक है, तो इन्होंने भी काफ़ी काम किया था। पर जिनमें से हम आय की बात करें तो इन्होंने तमिल जो जगह थी काफ़ी वहाँ पर राज किया था। द वेल्स क्लेम टू हैव इशू फ्रॉम द सेक्रीफाइशल फायर पिट लेजेंड्स of their connection with Vishnu and Agastya, and of one of their ancestors having shot down a tiger which was about to attack a sage in the midst of his penance. Legend very similar to who those of the Hoysars in the later times. The country he ruled lay round about the Pondia hills, the southernmost section of the Western Ghat, and the Greek geographer Ptolemy says that Oi was ruler in the country which include Cape Comorin and Mount Bidco. A seems to have been a dynastic name borne by all the king of the line and prefix to their personal name. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो विल्स थे, विल्स ने विष्णु और गस्ते के साथ देखिए यहाँ पे बातें की हैं काफ़ी, ठीक है, यहाँ पे इनके बारे में बताया है। यानी कि जो विल्स हैं उन्होंने बताया है कि विल्स एक राइटर हैं, उन्होंने बताया कि जो विष्णु है और जो अगस्त्य हैं, जो विष्णु और जो अगस्त्य ऋषि है, उनके संबंधों के साथ इनको बताया है, ठीक है। यानी कि जो चेर वंश के शासक है, इनके जो अगस्त्य के साथ जो संबंध है उनके बारे में बताया गया है, उनके बारे में, ठीक है। और उसके बाद देखिए कि जो इनके पूर्वज थे, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो इनके पूर्वज थे उन्होंने एक टाइगर को मार दिया था, ठीक है। तो उसके बाद देखिए तो ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो देखिए एक तरफ जहाँ पे हम देखते हैं कि जो इनका जो एरिया था वो पहाड़ी वाला एरिया था, इनके जो वेस्टर्न घाट है उसके जो दक्षिणी भाग है, इनके जो वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया है उसके सदर्न पार्ट पर इनका जो कब्जा था। अब देखिए जिन्होंने जोग्राफी लिखी है टॉलमी, ठीक है, टॉलमी ने लिखा है कि इनका शासन था वो केप कोमोरिन वाली जगह पर था और माउंट टेटिगो वाली जगह पर था। यानी कि वेस्टर्न घाट पे इनका शासक था और केप कोमोरिन नाम की जगह पर इनका शासन। देखिए द मेंशन ऑफ द वानी रिवर फ्लोइंग नियर चेरा कैपिटल शोज दैट करवर वाज इन फैक्ट वंजी। अब देखिए यहाँ पे बात यहाँ पे हुई है, द डिस्कवरी ऑफ चेरा इंस्क्रिप्शन नियर करूर वन एंड ऑफ द 1000 ऑफ रोमन कॉइन्स in Karur in its neighborhood, and Ptolemy statement the inland city of Karura was the Chera capital also point to some conclusion। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई जगह पर इनके बारे में यहाँ पे बातें बताई गई हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि जो वाणी रिवर है, ठीक है, इनके नियर द चेरा कैपिटल, इनके जहाँ पे वाणी रिवर रहती थी इनके पास वाला जो एरिया था, ठीक है, वो चेरा की राजधानी थी,
ठीक है। तो ऐसा मानते हैं कि वंजी इनके अंडर ही था। वंजी नाम की जगह जो थी इनकी राजधानी मानी जाती है। तो सिंपल सी आप ये बात जान सकते हैं कि जो चेर वंश की जो राजधानी थी वो वंजी भी बाद में बनी थी। वंजी भी इनकी राजधानी थी जो वनी रिवर के पास थी, ठीक है। जो चेरा इंस्क्रिप्शन जो हम देखें जो करूर के पास हमें मिलता है, तो वहाँ पे हमें ये बात देखने को मिलती है जो रोमन कॉइन्स थे, ठीक है, करूर के टाइम पे जो रोमन कॉइन्स थे, तो इनके ऊपर भी इनके ऊपर भी जो चित्र बने होते थे। अब टॉलमी स्टेटमेंट यहाँ पे देते हैं कि जो इनलैंड सिटी है करूरा वाज द चेरा कैपिटल, ऑल्सो पॉइंट इन द सेम कंक्लूजन। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें करूवर की, तो वहाँ पे बताते हैं कि जो वंजी है वो उनकी राजधानी थी। जब टॉलमी स्टेटमेंट अपनी देते हैं तो वह कहते हैं जो करूरा नाम था, जो करूरा जगह थी वो चेरा की राजधानी थी, ठीक है। उसके बाद देखिए द रिसेंट आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन एट द साइट, especially the find of Roman Emperor Peace, conclusively prove that the identify of modern Karur with the Vanji at the Sangam age। देखिए जो आज का जो करूर वाला जो एरिया है वो उस टाइम पे वंजी के साथ था जो संगम टाइम पे पाया गया था। द टाइम टू लोकेट इट इन तिरुवंजिकालम इन केरला मे नाउ बी डिस्कार्डेड। अब देखिए जो तिरुवंजम कलम है, यानी कि जो तिरुवंजम कलम नाम की देखिए जो जगह है वहाँ पे, ठीक है, जो आज टाइम पे है उसे डिस्कार्ड कर दिया गया है केरला में। अनदर चेरा प्रिंस डिजर्विंग मेंशन इन सी ऑफ द एलिफेंट लुक, हु हैड आल्सो द टाइटल मंदराजल इरमपुरई, आफ्टर वन बैटल ही वाज कैप्चर्ड बाय हिज कंटेम्पररी पांड्या रूलर नेंदुजिला द विक्टर ऑफ तलाजी अंगम, but regained his freedom in time of prevent his enemy at the home of divine। यहाँ पे देखिए ये कहा जाता है कि उस टाइम पे देखिए ऐसा हुआ होगा कि उस टाइम पे पांड्या जो शासक थे उन्होंने जो चेर वंश को के जो राजा थे उनका जो एरिया था वो छीन लिया था। बाद में चेर वंश के राजा ने फिर से अपना एरिया को वापस ले लिया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ यहाँ पे फैक्ट बता देता हूँ, तो आप वो एक बार देख लेना, फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इसमें जो मैंने आपको बताया है वो इतना सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो आपको मेन में जो लिख के बता रहा हूँ ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे एक बात और जान लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या था, मैंने आपको बताया था जो शेन गुटवन है उनको लाल चेर कहते हैं क्योंकि उन्होंने कणगी भोजन की पत्नी पूजा की थी। अब देखिए जो चेर वंश के जो एक और मशहूर जो फेमस राजा है उनका नाम था आदिगमान, ठीक है, आदिगमान, ये जो लिखा ना आदिगमान, ठीक है, ये फेमस राजा थे आदिगमान, ये वाले, ठीक है, ऊपर वाले आदिगमान जो फेमस राजा थे। इन्होंने देखिए क्या कहते हैं, इन्होंने गन्ने की खेती शुरू की थी, ठीक है, गन्ने की खेती इन्होंने शुरू की थी। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि गन्ने की खेती किसने शुरू की थी? आदिगमान ने, ठीक है। शेनुगुटवन को क्या कहते हैं? लाल चेर। जो आदिगमान है इन्होंने क्या किया था? गन्ने की खेती इन्होंने शुरू कर दी थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे फेमस बात है याद रखने वाली। अगर आपको पूरा याद नहीं रहता तो ना सही, बस आप ये दो फैक्ट याद करिए कि शेनुगुटवन को लाल चेर कहते थे, इन्होंने कणगी पूजा की थी, पत्नी पूजा, और जो आदिगमान थे इन्होंने गन्ने की खेती शुरू की थी। गन्ने की खेती वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम बात करेंगे थोड़ी सी चेर किंग्स के बारे में। देखिए द चेरा किंगडम रूल्ड इन 2 डिफरेंट पीरियड। द फर्स्ट चेरा डायनेस्टी रूल्ड इन द संगम एरा, ठीक है, while the second Chera dynasty ruled in the 9th century AD. We learn through the song article about Chera dynasty. Cochin, North Travancore and Dakshini Malayar were among the area ruled by Cheras. Their capital, the Kontur, Vanchi, was the Muthur in Kondolur and Karur, Vanchi. The capital of the Chera of Rad was Kulaskeраmpur and Muthurampur. His scepter was Archer and Arrow, and the Kshotra was marked in the tentacles issued by him. देखिए यहाँ पे क्या है कि जो चेर जो वंश था उन्होंने 2 टाइम पे अपना शासन किया था, 2 पीरियड्स हैं इनके। तो पहले जो थे वो चेर डायनेस्टी थी जो संगम काल में थी, दूसरी जो थी वो 9th सेंचुरी AD में थी, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
देखिए यहाँ पे हम अगर चेर वंश के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो जो चेर वंश हैं उनके जो उनका कहाँ पे कब्जा था, उनका जो कब्जा था चेर वंश का, जो चेर डायनेस्टी का जहाँ पे कब्जा था उनका था कोचीन पे, नॉर्थ त्रावणकोर पे और दक्षिणी मालाबार पे। ठीक है, दक्षिणी मालाबार, कोचीन, नॉर्थ त्रावणकोर पे यहाँ पे इनका क्या था, कब्जा था। इनकी राजधानी कौन सी थी, इनकी राजधानी थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है, इनकी राजधानी जो थी इनके यहाँ पे ये दाकतौंथर थी। तो आप यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे ये मतलब याद रखिए कि इनकी जो राजधानी थी वो वंजी थी। ठीक है, यहाँ पे इनकी कितनी राजधानी बताई गई है, तो आप इनकी वंजी राजधानी याद रखिए। वंजी, जो वंजी ही एग्जाम में आता है कि इनकी राजधानी कौन सी थी, वो वंजी राजधानी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक और आई है कि इनकी जो राजधानी है वो कौन सी थी, वो थी कुलुस केरमपुर। ठीक है, तो ऐसी कई राजधानी आपको मिलेंगी, तो आप कंफ्यूज कहीं मत होइए, तो वंजी याद रखिए बस। ठीक है, इनका जो चिन्ह था, जो सिंबल था वो क्या था, स्केप्टर था और साथ में एरो। अब देखिए ओडिगन जो यहाँ पे उद्यान, ठीक है, उद्यान चेरा थालन की बात करेंगे, यहाँ पे स्कैंडी चेला किंगडम की बात करेंगे। मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि इनके दो डिफरेंट पीरियड है चेर किंगडम के। तो पहला यहाँ पे ये है, तो दूसरा स्कैंडी है। पहले में देखिए, इट हैज़ बीन क्राउन्ड एज द फर्स्ट किंग ऑफ चेरा, ही कमिटेड सुसाइड आफ्टर लॉसिंग टू चोलास। सेनुगुटवन वाज द लीडिंग रूलर ऑफ दिस रॉयल किंगडम, ही वाज द हीरो ऑफ द फेमस टर्मल एपिक द साला पतकरम। He sent the first ambassador from the South India of China. Its capital was Karur. It was the best in the world. देखिए जो उद्यान चेराथलन थे, ठीक है, ये जो चेर वंश के जो राजा थे ये हार गए थे चोल वंश से, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या क्या था, सेनुगुटवन आए। देखिए सेनुगुटवन जो पहले बार में थे, जो संगम काल के टाइम पे सेनुगुटवन जो थे वो एक अच्छे जो शासक थे। तो उन्होंने देखे जो मैंने आपको बताया था ना, वो जो उन्होंने पत्नी के बारे में शुरू किया था। ठीक है, अब वो याद रखना, वही वाले यही वाले। ठीक है, तो इनका देखिए जो दसाल पथाक्रम जो एक एपिक है उसमें सेनुगुटवन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उन्हें देखिए पहली बार ऐसा हुआ था कि साउथ इंडिया से एक राजदूत गया था, एक एम्बेसडर गया था चाइना में, सेनुगुटवन की तरफ से, चेरवंश की तरफ से। इनकी राजधानी थी करूर। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि करूर राजधानी किस शासक की थी, वो सेनुगुटवन की थी। तो इनकी जो सेना थी बहुत बढ़िया थी पूरे वर्ल्ड में। स्कैंडी चेरा किंगडम कौन से थे, देखिए कुलचार खेरा अलवर फंडेड द चेरा सेकेंड चेरा डायनेस्टी। इट कैपिटल वाज मध्यपुरम। रामा वामव कोल्सकेरा ऑफ ददवती। चेरा राजवंश वाज द ओल्डेस्ट किंग। इट रूल फ्रॉम 1090 टू 1100 AD। आफ्टर दिस चेरा डायनेस्टी केम टू एंड। देखिए पहली जो चेरा डायनेस्टी थी, ठीक है, वो बनाई गई। दूसरी जो चेरा डायनेस्टी थी वो किसने बनाई थी, वो बनाई थी यहाँ पे राम बावम ने। ठीक है, तो इन्होंने चेरा डायनेस्टी दूसरी बनाई थी। इनकी जो राजधानी कौन सी थी, मध्यपुरम थी। ठीक है, पहले राजधानी इनकी कौन सी थी, पहले करूर थी, उस टाइम पे वंजी भी थी, करूर भी थी, बाद में क्या बनी, मध्यपुरम बनी। हो जाए आपस में, इसलिए मैं 2 वीडियो बनाऊंगा और वीडियो लंबा भी ना हो। तो चलिए देखते हैं। देखिए, चोला वाज ए डायनेस्टी ऑफ एंशियंट इंडिया। तमिल चोला रूलर्स इन साउथ इंडिया एंड अदर नियर बाई कंट्रीज बिल्ट एन एक्सट्रीमली पावरफुल हिंदू एम्पायर फ्रॉम 9th सेंचुरी टू द 30th सेंचुरी। देखिए जो चोल एम्पायर है वो सबसे पुराना राजवंश था। आप देखिए यहाँ पे जो चोल एम्पायर है वो 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में तो था, पर उससे पहले भी था। यानी कि इन्होंने लगभग 300 BC यानी कि 300 BC से 1219 ठीक है, आप लिख के बताऊँ आपको मैं, यानी कि 300 BC, ठीक है, टू 1209 AD तक इनका शासनकाल था। तो आप देख सकते हैं कि इनका लगभग 1000 साल तक इन्होंने कब्जा किया था, राज किया था। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे बात हो रही है कि 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक ये बहुत एक जो अच्छा यानी कि बहुत पावरफुल किंगडम बन चुका था। आप देखिए लगभग इसने 1000 साल तक राज किया था। अगर हम 300 BC से लेके 1219 यानी कि 219 तक बात करें
तो ये लगभग 1000 साल तक इसने राज किया था। अगर हम बात करें 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में, 9th सेंचुरी 30th सेंचुरी के बीच में, तो ये एक बहुत पावरफुल किंगडम बन चुका था हिंदू साम्राज्य का, ठीक है, हिंदू एम्पायर का। तो फ्रेंड्स, जो आप ये देखिए, जो चोल साम्राज्य था, मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा बता दूँ, ये देखिए कहाँ तक फैला था। ये श्रीलंका, ठीक है, इंडिया में तो था, श्रीलंका में फैला हुआ था, मलेशिया पे इनका कब्जा था, थाईलैंड पर इनका कब्जा था, और चाइना के कुछ पार्ट पर ये कब्जा कर रहे थे। आप देखिए, मलेशिया, थाईलैंड, चाइना कुछ पार्ट, श्रीलंका, इंडिया। तो आप देख सकते हैं कितना पावरफुल किंगडम है। अब इन्होंने वहाँ पर कब्जा कैसे किया? समुद्री सेना से। इनकी जो समुद्री सेना थी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। जो होती ना समुद्री लड़ाइयाँ होती हैं, समुद्री जहाज़ इनके बाद पास, तो समुद्री जो जहाज़ के जरिए वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे इनकी जो नेवल आर्मी थी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, जिनकी वजह से इन्होंने इन देशों पर कब्ज़ा किया हुआ था। तो सबसे बड़ी बात है कि जो इनके वहाँ पे जब ये साउथ इंडिया था, जहाँ पे इनकी जो राजधानी तंजावर, तो वहाँ पे भी जो खेती थी बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, तो जिनकी वजह से और पावरफुल बना। तो देखिए, द चोला एम्पायर अराउज इन 9th सेंचुरी एंड मोस्ट ऑफ द साउथ वाज यूजुअली अंडर इट्स कंट्रोल। देखिए, तकरीबन जो साउथ वाला पूरा पार्ट था, साउथ के सारे वाले, जो दक्षिण के जो सारे वाले हिस्से थे, वो इनके कब्जे में थे। द चोला रूलर्स had also conquered Sri Lanka and had the authority over the Maldive island as well। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि श्रीलंका के अलावा मालदीव पर भी इनका कब्ज़ा था, और मलेशिया हो गया, और साथ में थाईलैंड वगैरह पे भी इनका कब्ज़ा था तकरीबन। फॉर सम टाइम हिज इन्फ्लुएंस आल्सो ओवरशैडो कलिंगा एंड तुंगभद्रा द्वीप। देखिए कि कुछ समय तक अगर हम बात करें तो इनका जो इफेक्ट है, इनका जो प्रभाव है, कलिंग पर भी था, और तुंगभद्रा का जो द्वीप है उस पर भी था। द्वीप का मतलब होता है दो दरियाओं के बीच की धरती, ठीक है, जो दो दरिया बहते हैं जहाँ पे, जो उनके बीच की धरती, उसे द्वीप कहते हैं। उसके बाद दे हैड ए पावरफुल नेवी एंड वर एबल टू एस्टैब्लिश देयर इन्फ्लुएंस इन साउथ ईस्ट एशिया। मैंने आपको बताया ना, इनकी जो नेवी थी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, जिनकी वजह से इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में अपना कब्जा कर रखा था, प्रभाव बना रखा था। द चोला एम्पायर वाज अनडाउटली the most powerful empire in South India. After conquering their initial difficulties, the Chola rulers not only gave a stable administration but gave great encouragement for nearly two centuries आएगा जहाँ पे, till the middle of the 12th century AD. Some historians believe that the Chola period was golden age of South India. अब देखिए कि यहाँ पे चोल साम्राज्य जो था, यानी कि जो चोल एम्पायर था, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भारत का, यानी कि इंडिया का सबसे शक्तिशाली जो एम्पायर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अपनी देखिए कि यहाँ पे क्या है कि इन्होंने कई दो शताब्दियों तक तकरीबन, यानी कि 12वीं ईस्वी के मध्य तक, जैसे मैंने आपको बताया ना, 300 BC से लेके 1219 तक, तो इन्होंने देखिए कि चोल जो शासक थे, उन्होंने एक अपना स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन बना के रखा था। देखिए यहाँ पे क्या था, इसके साथ क्या था, इन्होंने शासन तो बना के रखा ही था, पर यहाँ पे क्या था, जो इनका जो आर्ट है, या इनकी जो कला है, जो लिटरेचर है, इनकी जो साहित्य है, उसको भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। ऐसा नहीं कि इन्होंने कब्जा ही किया था बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अपना जो कला साहित्य, जो आर्ट लिटरेचर, उसको भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। आप ये देखिए कि जब हम संगम काल की बात करें, संगम काल में क्या था, नो डाउट संगम काल बेस्ट था, गोल्डन टाइम था। किसके लिए? जो लिटरेचर के लिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई संगम काल के दौरान तमिल में, ठीक है, तमिल लिटरेचर का उसे बेस्ट या गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इसमें संगम काल में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया। तो ऐसा ही देखिए, चोला डायनेस्टी जो थी, उन्होंने कला को, साहित्य को, आर्ट को और लिटरेचर को बहुत ज़्यादा आगे लेके आए। देखिए कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं कि जो चोल एम्पायर है वो दक्षिण भारत का, इनके साउथ इंडिया का, उसे गोल्डन एज ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ चोला डायनेस्टी, ठीक है। अब हम बात करते हैं चोल डायनेस्टी के बारे में, तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। देखिए मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं चोला वंश के बारे में। देखिए जो चोल वंश है वो, देखिए कि जो चोल वंश है, देखिए जो चोल वंश है वो दूसरी से तीसरी शताब्दी में भी हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम बात करें चोल डायनेस्टी की, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, ये हमें सेकंड और
थर्ड सेंचुरी में भी देखने को मिलता है। तो बाद में जो देखिए पांड्य की जो शक्ति थी, इनके कारण इनका पतन हो गया था। बाद में 9वीं शताब्दी में फिर से इनका उदय हुआ है। यानी कि 2 टाइम पीरियड है इनके, जैसे चेर के 2 टाइम पीरियड थे, इनके भी 2 टाइम पीरियड है। पहले हमें ये मिलते हैं 2nd 3rd सेंचुरी में भी, ठीक है। उनके बाद हमें ये मिलते हैं बाद में 9वीं सेंचुरी 9वीं शताब्दी में भी, ठीक है, विजयालय के बाद। क्योंकि देखिए पहले क्या था, पांड्यों की शक्तियों के कारण इनका पतन हो गया था, फिर बाद में फिर से इनका उदय हो गया था। दोनों को इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। द चोला अम्पायर वॉज फाउंडेड बाय विजयालय हु वाज इनिशियली ए फ्यूडल चीफ्टेन ऑफ द पल्लव। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन आई है यहाँ पे कि जो चोल साम्राज्य, इसकी स्थापना किसने की थी, विजयालय ने की थी, जो शुरुआत में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। देखिए यहाँ पे फ्यूडल का मतलब होता है सामंत, फ्यूडल का मतलब होता है कि जैसे मान लो देखिए यहाँ पे पल्लव वंश है, पल्लव वंश ने इन्हें रखा हुआ था फ्यूडल के तौर पर। फ्यूडल वो होते हैं जो राजा के लिए टैक्स इकट्ठा करते हैं। यानी कि देखिए जहाँ पे पल्लव वंश का राज था, कब्जा था, तो उन्होंने टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी इनको दे रखी थी विजयालय को, ठीक है। तो ये थे फ्यूडल। ही कैप्चर्ड तंजौर इन 850 AD एंड इन्वेडेड द पांड्या किंगडम। इन्होंने देखिए 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में ले लिया और पांड्या राजा के ऊपर हमला कर दिया। यानी कि पल्लव वंश के अंडर थे, बट इन्होंने तंजौर को अपने कब्जे में कर लिया। तंजौर इनके आगे जाके राजधानी बनेगी, तो इन्होंने पांड्य के ऊपर क्या किया, पांड्य के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया। चोल चेर पांड्या 3 आते हैं ना संगम हिस्ट्री में, तो इन्होंने पांड्य के ऊपर हमला कर दिया। द चोला हैड बिकम सो पावरफुल बाय 897 that they defeated the Pallav ruler and killed him and control of the entire टॉर्न मंडल। अब देखिए कि 897 AD में इनके जो शासक थे वो बहुत शक्तिशाली हो गए थे। इनकी चोल राजवंश बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। इन्होंने पल्लव शासक यानी कि जिनके अंडर ये फ्यूडल थे, उसको पल्लव ने इनको जो है विजयालय ने मार के तो उसकी हत्या कर दी। उसके बाद अपना कब्ज़ा कर लिया, ठीक है, सारे टॉर्न मंडल पर अपना कब्ज़ा कर लिया। यानी कि जहाँ पे देखिए राज था पल्लव वंश का, इनके ऊपर इन्होंने खुद अपना कब्ज़ा जमा लिया, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दिस द पल्लव्स मर्ज द विद द पेज ऑफ हिस्ट्री बट द चोला रूलर्स हैड टू वेज ए fierce struggle against the Rashtrakoot. The Rashtrakoot ruler Krishna III defeated the Chola Empire Pratanka I in 949 AD and took over the northern region of Chola Empire. This shocked the Chola dynasty, but after the death of Krishna III in 1969 and the fall of Rashtrakoot, he rose again. देखिए यहाँ पे क्या है कि जब देखिए इसके बाद जब पल्लव है, ठीक है, इतिहास से वो हट गई। यानी कि जब देखिए विजयालय ने, इनकी चोल डायनेस्टी ने पल्लव वंश का जब खात्मा कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, हमें पल्लव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अब देखिए चोल जो शासक है, जो चोल के जो राजा थे चोल वंश के, उन्होंने देखिए कि जो राष्ट्रकूट है, ठीक है, जो राष्ट्रकूट है उनके खिलाफ भी देखिए एक भयानक संघर्ष करना पड़ा। यानी कि उनके ऊपर भी इन्होंने हमला कर दिया। पहले देखिए विजयालय ने, पहले चोल वंश ने पल्लव वंश के ऊपर हमला किया, फिर उन्होंने पांड्य के ऊपर हमला किया, फिर उन्होंने जो राष्ट्रकूट है उनके ऊपर भी हमला किया। द राष्ट्रकूट रूलर कृष्णा III, ठीक है, यहाँ पे लिखा ना ये लाइन। अब देखिए राष्ट्रकूट के जो शासक है कृष्णा तृतीय, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इनको यानी कि 949 ईस्वी में चोल के जो सम्राट थे, ठीक है, प्रांतक प्रथम, ठीक है, प्रांतक I यानी कि प्रांतक प्रथम को पराजित कर दिया, हरा दिया। आप देखिए चोल डायनेस्टी ने पहले पांड्य के ऊपर हमला किया, फिर पल्लव को हरा दिया, फिर उन्होंने राष्ट्रकूट पर हमला किया, पर राष्ट्रकूट भी थोड़ा पावरफुल था। इन्होंने जो इनका चोल सम्राट था उस समय का, प्रांतक I, उसको हरा दिया 949 AD में। उसके बाद किया चोल साम्राज्य के जो उत्तर वाला एरिया, इनकी जो नॉर्थ वाला रीजन है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया राष्ट्रकूट ने, ठीक है। इससे क्या हुआ कि चोल वंश को थोड़ा सा धक्का लगा, यानी कि शॉक हो गया एकदम से चोल वंश कि मैंने यहाँ पे पल्लव को हरा दिया, पांड्य के ऊपर हमला कर दिया, तो जो राष्ट्रकूट ने इनके ऊपर कब्जा किया कुछ पार्ट पे। लेकिन थोड़ी साल बाद, तकरीबन 16 साल बाद 965 में जो कृष्णा III है, ठीक है, कृष्णा III है, यानी कि जो राष्ट्रकूट के राजा है कृष्णा III, जब उनकी मौत हो जाती है
तो उनके बाद जो थे उनके बाद जो राष्ट्रकूट थे वो इतने पावरफुल नहीं थे। आप देखिए यानी कि जो कृष्णा थर्ड है जिन्होंने चोल वंश के राजा को हराया था, अब जब कृष्णा थ्री जब राष्ट्रकूट के राजा अब जिंदा नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है, तो उनके जो राजा आगे इतने पावरफुल नहीं थे, इनका फ़ायदा उठाते हुए चोल राजवंश फिर से जो है एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा देखने को मिलता है। अब आपको मैं बताऊंगा, देखिए कि इनकी जो राजधानी कौन सी थी, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। देखिए इनकी जो राजधानी थी वो थी मंतूर, हिंदी में लिख देता हूँ, मेरी हिंदी थोड़ी सी ऐसी ही है, आप देख लेना। मंतूर, ठीक है, उरेयूर, ठीक है, मंतूर, उरेयूर और तंजावर, ठीक है, तंजावर भी इनकी बाद में राजधानी बनी। ठीक है, यानी कि मंतूर, उरेयूर और तंजावर इनकी चोल साम्राज्य की ये राजधानी थी। देखिए ये एडिशनल फैक्ट है, इसमें लिखे नहीं हुए, बट आपको फिर मैं एडिशनल फैक्ट बता रहा हूँ, आप वो साथ साथ लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके बाद जो इनका प्रतीक चिन्ह, यानी कि इनका जो प्रतीक चिन्ह का इनका सिंबल क्या है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि चेर वंश का जो चेर वंश था उनका जो सिंबल क्या था, झंडा जो होता ना उनका फ्लैग, उसके ऊपर उनका जो धनुष है, ठीक है, धनुष बाण था, वो उनका क्या था, वो प्रतीक चिन्ह था। अब इनका चोल डायनेस्टी का क्या है, इनका है टाइगर, टाइगर, ठीक है, टाइगर यानी कि बाघ। बाघ क्या है, बाघ इनका क्या है, बाघ है इनका यहाँ पे प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखिए कि इनकी राजधानी है वो मंतूर, एरेयूर और तंजावर थी, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, वो था बाघ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए लिस्ट ऑफ डायनेस्टी रूलर, यानी कि चोल वंश के जो शासक थे वो कौन थे। आप देखिए ओरैर, इलानजेट, चेन्नई, ठीक है, करिकाल के, ठीक है, करिकाल के पिता थे इन्होंने। जब देखिए यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे, यहाँ पे विजयालय ने भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसा है कि जब मैंने आपको बताया था ना, ये पहले भी थे चोल साम्राज्य, बाद में भी आए थे, है ना। तो 9th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक इनका राज रहा था, तो तब इसकी जो थी इसको द्वारा फिर से किसने उदय किया। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में चोल वंश की शुरुआत की थी, ठीक है, जेड चेन्नई ने, ठीक है, उसके बाद इनके आए थे करिकाल। तो उसके बाद देखिए जब ये इनका पतन हो गया था, पतन होने के बाद जब द्वारा से फिर से चोल वंश उठ के आया, तो उसकी शुरुआत की थी विजयालय ने। ठीक है, उससे पहले किसने की थी, जेड चेन्नई ने, और उसके बाद क्या है, जब द्वारा से उदय होता है उस तब की थी विजयालय ने। तो देखिए उसके बाद आता है करिकाल। ठीक है, करिकाल के आपको मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे बता दूँ। देखिए अगर हम चोल साम्राज्य के बारे में बात करें तो चोल साम्राज्य के दो ऐसे राजा हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, एक है करिकाल, एक है एलारा। ठीक है, एलारा और करिकाल। करिकाल के आपको बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो करिकाल है ये वाले, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इनको देखिए सबसे ज़्यादा जो पावरफुल शासक माना जाता है करिकाल को, ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका से ये 12,000 गुलाम को बंदी बना के भारत लेके आए थे। यानी कि श्रीलंका से 12,000 जो गुलाम थे उनको बंदी बना के अपने साथ भारत लेके आए थे करिकाल। ठीक है, और कावेरी नदी, जो कावेरी नदी है, अब देखिए उनका पानी सूख चुका है कावेरी नदी का, उसको फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। कावेरी नदी के किनारे 160 यानी कि 160 किलोमीटर का इन्होंने एक पुल बनाया था, एक बांध बनाया था। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा पुल किसने बनवाया था, करिकाल ने बनाया था, चोल वंश के राजा ने। ठीक है, तो उसके बाद देखिए जो प्रसिद्ध यानी कि जो मशहूर है पुहार बंदरगाह। ठीक है, पुहार बंदरगाह यानी कि देखिए पुहार जो पोर्ट है, यानी कि जो पुहार बंदरगाह है, ठीक है, जिसे कावेरी पट्टनम भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि कावेरी पट्टनम जिसे पुहार बंदरगाह भी कहते हैं, इसका निर्माण भी किसने कराया था, करिकाल ने कराया था। कैसे करिकाल, कैसे कावेरी पट्टनम या पुहार बंदरगाह। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये एडिशनल फैक्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी कुछ आपको एडिशनल फैक्ट देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। हम नेक्स्ट है विजयालय। विजयालय देखिए, जो ये वही है जिन्होंने चोल डायनेस्टी की शुरुआत की थी 850 से 875 एडी में। आदित्य चोला 875 से 907 एडी। मैं यहाँ पे इनका नाम नहीं, मैं इनका नाम ही अनाउंस करूँगा, तो आप खुद ही देख लेना यहाँ पे इनका जो टाइम पीरियड है। ठीक है, तो इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, तो बिल्कुल चिंता मत करिए। प्रोविंशियल 1, प्रांतक 1 2, राजा राज 1, राजेंद्र 1। आप देखिए सबसे बड़ी खास बात पता क्या है कि जब चोल वंश के बाद क्या हुआ, इनके टाइम पीरियड में ही जो है वो टेम्पल बिल्डिंग की शुरुआत हो गई थी। टेम्पल बिल्डिंग की शुरुआत यानी कि जब मंदिर का निर्माण होता तो इनके टाइम पे ही हुआ था, तो ये बात ध्यान में रखना आप। राजेंद्र 1, राजाधिराज राजेंद्र 2, वीर राजेंद्र अधिराजेंद्र, कोलुतुंग 1, विक्रम चोला। ठीक है, तो कुलतोंग 2, ये सारे इसमें आएंगे। अब देखिए मेजर टैक्स, यानी कि देखिए मेजर टैक्स कौन से थे। ठीक है, मेजर टैक्स कौन से थे जो इनके टाइम पे लगाए जाते थे यहाँ पे, तो उनके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि चोल टाइम पे जो प्रमुख कर या मेन टैक्स कौन से थे। देखिए पहला था एम, यानी कि जिसे आयम कहते हैं, ये था रेवेन्यू टैक्स। आप देखिए आपको जो आपको मैं टैक्स बताऊंगा ये उस टाइम के टैक्स है, ये कौन कौन से टैक्स हैं, तो आप इनको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन के पूछ लेते हैं, जो आयम टैक्स था वो क्या था, वो रेवेन्यू टैक्स था। ठीक है, आयम तो ये था रेवेन्यू टैक्स, यानी कि आयकर यानी कि राजस्व टैक्स, राजस्व कर हिंदी में बताऊंगा साथ में। पॉगनेंट, ठीक है, ये था ट्री टैक्स। कड़मई, ये था बैटल टैक्स। बैटल होता है सुपारी के ऊपर जो टैक्स होता है ना वो। ठीक है, सुपारी होती है ना जो, उसके ऊपर जो टैक्स उसे कहते हैं बीटल टैक्स। नेक्स्ट है मना इरे। ठीक है, मना इरे है, ये है हाउस टैक्स है। उसके बाद कादिराई, ये क्या है, ये है टैक्स ऑन मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि अगर कोई व्यापारी है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। पावीर, पावीर है मेल लाइव स्टॉक टैक्स, यानी कि तेल घानी टैक्स। ठीक है, उसके बाद है कड़ीमाई, ये है सिंपल ही टैक्स है, ये लगान जो देना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट है पड़ी कवल, यह है विलेज सिक्योरिटी टैक्स, यानी कि अगर किसी गांव की सुरक्षा करनी उसका टैक्स था। पड़ी कवल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देखना। जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है, जिस हिसाब से ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वशाल पिरम, ये है डोर टैक्स। ठीक है, द्वार कर। और मंगमनी, ये है बिजनेस टैक्स। उसके बाद देखिए लाइफ लाइक, यानी कि लिवलीहुड टैक्स, जीवन जीने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द चोला डायनेस्टी, यानी कि ये वो वाले फैक्ट है जो 9th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में हुए थे। देखिए अगर हम पहले की बात करें करिकाल के बारे में, जब पहले था, जब इनका पतन हो गया था पांड्यों के कारण, तो बाद में फिर से आए थे विजयालय के बाद में। तो मैं आपको जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना वो विजयालय से ही आते हैं, यानी कि 9th सेंचुरी 13th सेंचुरी के बीच में ही आते हैं। करिकाल के बारे में, इनकी जब स्टार्टिंग में जब संगम काल था, जब चोल वंश के बारे में जितना हमने पढ़ना था वो मैं आपको करिकाल में बता चुका, क्योंकि देखिए अगर हम संगम काल की बात करें उसमें जो करिकाल थे, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आएगा, क्योंकि करिकाल ही मेन थे उस टाइम पे। पहली बार जब हुआ था ना ये चोल वंश का उदय, तो ये करिकाल इसमें इंपॉर्टेंट थे। करिकाल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको सिर्फ 9th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में ही बताऊंगा कि क्या क्या हुआ था। द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द चोला कम फ्रॉम पाणिनि अष्टाध्यायी। देखिए चोल वंश के बारे में अगर हमें सबसे पहले जानकारी मिलती कहाँ से है, पाणिनि, ऋषि पाणिनि के जो अष्टाध्यायी जो बुक है वहाँ से। अष्टाध्यायी क्या है, ये संस्कृत की ग्रामर बुक है। उसके बाद अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द चोला डायनेस्टी आर कात्यायना, वार्तिक महाभारत, संगम साहित्य, पेरिप्लस ऑफ द एरिथेन सी एंड मेंशन ऑफ टॉलमी। अब देखिए टॉलमी जो है
उन्होंने भी इसके बारे में लिखा है, भूगोल के जनक ने, ठीक है, जो भूगोल के फादर हैं टॉलमी, इन्होंने भी लिखा है इनके बारे में। पेरिप्लस ऑफ द रेथिन सी, इनके राइटर पता नहीं कौन है, इसमें भी लिखा है। महाभारत में भी देखिए इनके बारे में लिखा है। मैंने आपको बताया था ना कि 300 BC से तकरीबन 1219 तक इन्होंने राज किया, लगभग 1000 साल तक राज किया। तब देखिए महाभारत में भी इनका जिक्र होता है। द चोला एक्सटेंड टू द मॉडर्न कावेरी रिवर वैली, कोरोमंडल, त्रिचिपल्ली एंड तंजावर। जो चोल है, जो चोल राज्य है वो देखिए मॉडर्न बात करें वो कावेरी नदी के तट पर था, कोरोमंडल, त्रिचिपल्ली और तंजावर तक ये फैला हुआ था, ठीक है। तो दिस एरिया यूज टू फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ इट्स किंग, यानी कि देखिए इस राज का जो क्षेत्र है, यानी कि जो इसकी जो जगह है वो राजा की इच्छा, राजा की पावर के अनुसार क्या होता था, वो घटती बढ़ती रहती थी। देयर वॉज नो परमानेंट कैपिटल ऑफ दिस स्टेट, इनकी देखिए जो कोई एक स्थायी राजधानी नहीं थी। मैंने आपको बताया था ना उरियर वगैरह, तंजावर इनकी राजधानी थी, इनकी कोई फिक्स राजधानी नहीं थी। It is believed that on the basis of evidence their first capital was Nadran Manlur। देखिए ऐसा माना जाता है कि इनको सबसे जो पहली राजधानी थी वो उत्तरी मनलूर थी, और लेटर बाद में उरियर तंजावर इनकी राजधानी बनी। यानी कि पहले कौन सी थी, नॉर्थ मनलूर, बाद में कौन सी बनी, उरियर और तंजावर। द ऑफिशियल सिंबल ऑफ द चोला, देखिए इनका सिंबल मैं बता चुका हूँ, इनका सिंबल कौन सा था, टाइगर था। द चोला किंगडम इज आल्सो फेमस फॉर विद द नेम लाइक किली, बलवान, सोगबीदस एंड नेनाई। अब देखिए जो चोल राज्य है किली, बलावन और सोगबीदास, नेनई जैसे नामों से प्रसिद्ध था, ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, सीधे क्वेश्चन पूछेंगे किली जो है वो किसका नाम था, चोल राज्य का नाम था। चोल राज्य को और किस नाम से जाना जाता है, किली बलावन। आपको ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यूजीसी नेट करना है, कोई भी एग्जाम करना है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट वेरियस टाइम उरगर, तंजौर एंड गैंगकुंड, चोलापुरम वर मेड द कैपिटल ऑफ वेरियस किंग। अब देखिए बाद में बात करें, उरगपुर हो गया, तंजौर हो गया, गंगकोंड हो गया, चौलपुर हो गया, इसको अलग अलग राजाओं ने क्या इसकी राजधानी बनाया। चोल मंडल का देखिए नेक्स्ट है, द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ चोल मंडल इज नॉट क्लियरली नोन। देखिए चोल मंडल का जो हमें इतिहास है वो हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता। द किंग ऑफ पल्लव डायनेस्टी फ्रिक्वेंटली अटैक हिम एंड कंसीडर्ड हिम ए स्टेबल एरिया टू एक्सपैंड हिज किंगडम। देखिए पल्लव वंश के जो राजा थे, ठीक है, उस पर यानी कि जो पल्लव वंश के राजा थे उस पर आक्रमण, यानी कि चोल वंश पर आक्रमण करते रहते थे, हमला करते रहते थे, और उसने अपने राज्य का जो विस्तार है, यानी कि जो राज्य का इन्होंने विस्तार किया था वो काफ़ी अच्छा किया था। द चालुक्यन किंग्स ऑफ वातापी आल्सो इन्वेडेड इट वाइल ट्रैवलिंग इन द साउथ इन द डायरेक्शन ऑफ विक्ट्री। आप देखिए जो वातापी के जो चालुक्य राजा हैं वो भी दक्षिण दिशा में, इनके साउथ के एरिया में जब विजय यात्रा करते हैं, विजय यात्रा होती है ना, जैसे एक राजा कहीं से निकल रहा है जीत के, ठीक है, तो वो भी यही से करते थे। दैट इज़ वाई अंटिल दिस मिडल ऑफ द 9th century द हिस्ट्री ऑफ चोल मंडल वॉज नॉट पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट एंड देर वॉज नो सच मेजेस्टिक किंग who was particularly capable in the hegemony of his kingdom। देखिए यही कारण है कि 9वीं शताब्दी का जो मध्य जो मिडल पार्ट आया, चोल मंडल के इतिहास का इतना विशेष महत्व इसमें नहीं रहा, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही, और वहाँ कोई देखिए ऐसा कोई इतना पावरफुल राजा नहीं था कि जो अपने चोल राज्य को जो थोड़ा सा आगे बढ़ा सके। मैंने आपको बताया ना, जो सबसे पहले जो चोल वंश आया था उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा था करिकाल। करिकाल ने 12,000 जो सैनिक थे, जो बंदी थे, वो बना के लेके आया था वहाँ से, श्रीलंका से। जो बाद के चोल आए, ठीक है, पर वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे। तो इसको हम 2 फेज़ में पढ़ते हैं, एक पहले वाले फेज़ में, इस वाले फेज़ में, ठीक है। दूसरा वाला फेज़ 9वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे चोल साम्राज्य के राजाओं के बारे में, बात करेंगे चोल अम्पायर के जो राजा है, किंग्स हैं, उनके बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको चोल डायनेस्टी के बारे में बता दिया था
तो आज हम इसके राजाओं के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, ये चोल अम्पायर है, इसमें मैं आपसे बात करूँगा 9th सेंचुरी से 12th सेंचुरी एडी के जो है उसके बारे में थोड़ा सा, इसमें लेटर चोलास जिसे कहते हैं। देखिए, आफ्टर द चोला एरा 1070 एडी फ्रॉम 1279 एडी until by this time the Chola Empire had attained its status and had become the most powerful empire in the world. The Cholas captured the Southeast Asian countries and at this time they had the most powerful army and naval force in the world. आप देखिए 1070 AD यानी कि 1070 से 1279 AD में यहाँ तक क्या है, जो चोल साम्राज्य है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका था। उस टाइम पे देखिए कि इनकी जो सबसे जो पावरफुल जो सेना थी वो कौन सी थी, वो इनकी नेवल आर्मी थी, इनकी जल सेना थी। आपको मैंने बताया था ना कि इन्होंने श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड पे कब्जा किया हुआ था, साथ में ये चाइना के ऊपर भी हमला कर रहे थे, उसके कुछ पार्ट पर कब्जा करने के लिए था। ये कैसे संभव है? ये संभव है सारा किससे पॉसिबल है? ये नेवल आर्मी की वजह से। नेक्स्ट है फॉल ऑफ चोला स्टेट। देखिए, अब चोला स्टेट के पतन का क्या कारण था। देखिए, विद द क्राइसिस इन द चोला अम्पायर वीरा राजेंद्र चोला डाइड इन 1070 AD. फर्दर विक्रमादित्य सिक्स्थ हिज सन acquired a memorable reputation and soon became to assume responsibility for the Chola society. आप देखिए, जब 1070 AD में, इनकी 1070 AD में जब वीरा राजेंद्र चोला की डेथ हो जाती है, तो आगे उनके जो बेटे हैं विक्रमादित्य सिक्स, तो वो बैठते हैं राजगद्दी पे। ठीक है, तो वो राजगद्दी पे बैठते हैं उस समय। तो उन्होंने फिर ये चोल सोसाइटी जो है वो अपने तरीके से संभाली, यानी कि उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे राज किया। व्हेन वीरा राजेंद्र डाइड देयर वाज ए रिबेलियन इन द चोला अम्पायर। आप देखिए कि जब वीर राजेंद्र की जब मृत्यु होती है, यहाँ पे डेथ होती है, तब चोल साम्राज्य में, यानी कि चोल अम्पायर में एक विद्रोह छिड़ चुका था। यानी कि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे रिबेल यानी कि विद्रोही जो उनके थे, दुश्मन बहुत पैदा हो चुके थे। ठीक है, शायद ये मानते कि वो धार्मिक विद्रोही थे। आप देखिए उस टाइम पे क्या था, चोल साम्राज्य के टाइम पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। वहाँ पे क्या था कि जो शैविज़म है और विष्णुविज़म है, यानी कि लोग जो विष्णु को मानते थे, विष्णु भगवान को, और शिव को मानते थे, तो चोल अम्पायर वाले कहते थे कि आप विष्णु को मानना छोड़िए, आप सिर्फ जो है वो शिव जी को मानिए। तो इन्होंने पूरे मतलब कि साम्राज्य में शिव को मानने के लिए लोगों के लिए कह दिया। तो ये अपने सिर्फ शैविज़्म का ही प्रचार करना चाहते थे, तो जिसकी वजह से जो विष्णु को मानते थे भगवान को, तो वो इनके विरोधी हो चुके थे। तो ऐसा माना जाता है। विक्रमादित्य सिक्स स्टेड इन गंगाईकोंडा Cholapuram for a month and then visited his capital again. He made Athirajendra the new king at गंगाईकोंडा चोलपुरम। आप देखिए, जो विक्रमादित्य सिक्स हैं वो गंगाईकोंडा चोलपुरम में 1 महीने तक रहते हैं और उसके बाद फिर वो अपनी राजधानी में जाते हैं। यानी कि वो 1 महीने के लिए कहाँ रहते हैं, गंगाईकोंडा में, बाद में फिर अपनी वो राजधानी में जाते हैं। उसके बाद देखिए फिर उन्होंने क्या किया, गंगाईकोंडा चोलपुरम में उन्होंने अथिराजेंद्र को नया राजा बनाया। यानी कि पहले वो गए चोलापुरम में, गंगाईकोंडा चोलापुरम में, वहाँ पे 1 महीना रहे, फिर अपनी राजधानी है, फिर आते ही उन्होंने अथिराजेंद्र को नया राजा बना दिया गंगाईकोंडा का। ऑन द अदर हैंड विद ए फ्यू मंथ अथिराजेंद्र गॉट कॉट इन द स्ट्रोक ऑफ ए न्यू रेबेलियन। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि दूसरी तरफ हम देखें कि कुछ ही महीनों में जो अथिराजेंद्र है वो एक नए विद्रोह में, एक नए रिबेल में फंस गए। यानी कि जब देखिए इन्होंने अथिराजेंद्र को एक नया राजा बनाया, तो बाद में वो ही एक विद्रोह का शिकार हो गया, उसके भी कई दुश्मन निकल के आ गए। वैन अथिराजेंद्र डाइड राजेंद्र चोला सीज द चोला थ्रोन। अब देखिए जब अथिराजेंद्र की मौत हो जाती है तो राजेंद्र चोला जो है वो राजा बनते हैं। दिस वॉज ए न्यू लाइन ऑफ अर्ली चोला किंग्स विच वर नोन एज लेटर चोला। अब देखिए जब अथिराजेंद्र की डेथ हो जाती है यहाँ पे, तब जब चोल राजा जब ये बनते हैं, राजेंद्र चोला बनते हैं, तब देखिए कि एक नए चोल जो राजा की वो आरंभ हो जाता है, यानी कि एक नया शासन जो आरंभ हो जाता है। ठीक है,
तो जो बाद के चोला का काल माना जाता है। देखिए इससे पहले जो चोला किंग्स थे वो तो अपने आप में सारे ही अच्छे थे, लेकिन जब राजेंद्र चोला बनते हैं तो एक नए शासन की यहाँ पे शुरुआत होती है, एक नए एम्पायर की यहाँ पे शुरुआत होती है। एम्पायर तो वही है चोला, पर एक नए किस्म के शासन की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। तो हम बात करेंगे चोला किंग्स के बारे में। देखे पहले राजा हैं जिनका नाम है, चोल राजा नाम है कोलोथुंगा चोल वन। अब देखिए 1070 से 1120 एडी के बीच में थे। अमंगा देवी डॉटर ऑफ राजेंद्र चोला वाज मैरिड टू राजा राज नरेंद्र द वेंगई किंग ऑफ ईस्टर्न चालुक्य। आप देखिए जो राजेंद्र चोल वन है उसकी जो पुत्री है, उसकी जो बेटी है अमांगा देवी जिनका नाम है, उनके जो मैरिज है वो किनके साथ होती है, वो होती है ईस्टर्न चालुक्य के वेंगी राजा के राज राजेंद्र नरेंद्र के साथ। यानी कि जो राजेंद्र चोला वन है उनकी जो बेटी है उनकी शादी किससे होती है, चालुक्यों के जो राजा है उनके साथ होती है, जिनका नाम है राजा नरेंद्र। राजेंद्र चोला वाज द चाइल्ड ऑफ दिस इंटीग्रेशन हु लेटर बिकम कोथुंगा वन। आप देखिए कि इस एकीकरण की संतान, यानी कि आप देखिए चालुक्य जो इनके दुश्मन थे, अब जब इन्होंने वहाँ पे जब इनके साथ जो मैरिज कर दी, तो देखिए बाद में क्या है कि जो इनकी संतान थी, ठीक है, राजेंद्र चोल के बाद देखिए जो संतान थी बाद में कोलुथुंगा जो राजा बने। यानी कि जो राजेंद्र चोल वन थे, ठीक है, इनकी जो बेटी थी, जब इनकी शादी हुई चालुक्य के राजा के साथ, फिर उनसे एक संतान पैदा होती है जिसका नाम था कोलुथुंगा चोल, जो आगे जाके राजा बनते हैं। कोलुथुंगा चोल ने देखिए कलिंग में 2 बार सैनिक जो कार्रवाई की, यानी कि 2 बार हमला करवाया, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना कोलुथुंगा चोला वन कैरिड आउट 2 मिलिट्री ऑपरेशन इन कलिंगा। इनके उसने 2 ऑपरेशन चलाए थे कलिंगा में। अंडर द लीडरशिप ऑफ कोलुथुंगा देर वाज यूनिफिकेशन इन द एंटायर एम्पायर बाय रिमूविंग श्रीलंका। आप देखिए कि कोलुथुंगा की अगर हम बात करें तो श्रीलंका को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे ही जितना भी किंगडम था उसमें उसने क्या किया था, उसने वहाँ पे एकीकरण कर दिया था, इनकी यूनिफिकेशन कर दिया था। सारा ही राज उसने एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया था, सभी उसके अंडर में आ चुके थे, सिर्फ श्रीलंका को छोड़ के। नेवरथलेस द तुंगभद्रा रिवर वाज लाइक एन आउटर सरफेस बिटवीन द वेस्टर्न चालुक्य एंड द चोलास। विक्रम चोला सक्सीड हिम इन 1120 एडी। यहाँ पे देखिए कि बाद में फिर जो चालुक्य हैं, यानी कि देखिए किनके साथ अच्छे संबंध थे, जो ईस्टर्न चालुक्य हैं। बाद में जो वेस्टर्न चालुक्य हैं उनके और चोल के बीच में तुंगभद्रा जो नदी आती है उसके बीच में वहाँ पे इनके डिवाइडेशन था इनके बीच में। तो विक्रम चोल जो थे बाद में राजा बनते हैं, यानी कि जो कोलुथुंगा चोल है इनके बाद कौन राजा आए थे, विक्रम चोल। नेक्स्ट है विक्रम चोल, ये 1120 से 1135 तक रहे। कोलुथुंगा चोल अपॉइंटेड विक्रम चोला एज द राजपाल ऑफ वेंगी। अब देखिए जो कोलुथुंगा चोल है वन है, इन्होंने विक्रम चोला को वेंगई का राजपाल नियुक्त किया था। इट वॉज कॉल्ड इन 1180 एडी एंड वॉज डिक्लेयर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। ही रूल्ड विद हिज फादर कोलुथुंगा until his father died in 1122 AD. The Western Chalukya were flying very high and they attacked the Eastern Chalukya and conquered Vengi. Kothunga Chola to succeed Vikram Chola in 1133 AD. आप देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए कोलुथुंगा के बाद कोलुथुंगा ने क्या किया था, कोलुथुंगा वन ने विक्रम चोल को वेंगी का राजपाल नियुक्त किया, यानी कि इसको वहाँ पर राजपाल बना दिया, गवर्नर बना दिया। और इसका सर देखिए कि जो 1118 में, ठीक है, 1118 में क्या है, राज्य का इसे क्या हेड बना दिया, यानी कि पहले क्या बनाते हैं राज्यपाल, बाद में क्या है इन्हें वहाँ का जो हेड घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए कि जो इसके पिता हैं, यानी कि जो कोलुथुंगा, यानी कि जो विक्रम चोल हैं, ये किसके बेटे हैं, कोलुथुंगा चोल के। इन्होंने तब तक कोलुथुंगा के साथ शासन किया जब तक कोलुथुंगा की डेथ नहीं हो जाती, यानी कि इन्होंने अपने पिता के साथ जो शासन को संभाला था, एम्पायर को संभाला था, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती उनके फादर की, तब तक ये राजगद्दी पर बने रहते हैं, ठीक है। अब बाद में देखिए कि पश्चिमी चालुक्य, यानी कि जो वेस्टर्न जो चालुक्य हैं वो थोड़ा सा इनसे आगे जा रहे थे, ऊंचा थोड़ा सा हो रहे थे,
ठीक है। इनके देखिए इनके जो अच्छे संबंध किसी ऐसे ईस्टर्न चालुक्य के साथ थे, तो वेस्टर्न चालुक्य थे थोड़े से इनसे वो थोड़ा सा आगे निकल रहे थे, तो वो हमला कर रहे थे इनके ऊपर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वेस्टर्न चालुक्य ने पूर्वी चालुक्य यानी कि जो वेस्टर्न चालुक्य हैं उन्होंने ईस्टर्न चालुक्यों के ऊपर हमला करके जो वेंगी वाला एरिया था जो चोल वंश के अधीन था उसको जीत लिया। अब 1133 में देखिए कि 1133 में क्या होता है, कोलथुंगा चोल टू, ये विक्रम चोल के बेटे हैं, ये आगे जाके इनके जो राजा बनते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि देखिए जो कोल जैसे लिखा है ना कोलथुंगा चोल 1 2 3 4, ये ऐसे कुछ नहीं है, ये इनका ऐसा नाम नहीं है कि अपने बेटे का नाम रखे कोलथुंगा चोल 2। ये हिस्टोरियंस जो है ना वो आपकी हेल्प के लिए ये नाम रखते हैं कि ताकि आपको गड़बड़ ना हो जाए। आप देखिए कोलथुंगा इसके बेटे का नाम भी है विक्रम चोल के, और कोलथुंगा इसके फादर का नाम भी है। तो अगर यहाँ पे 1 2 ना हो तो आपको मुश्किल हो जाएगी ना यहाँ पे ढूंढने में किसकी बात कर रहे हैं। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इन्होंने यहाँ पे 1 2 लिखा है। ठीक है, अब देखिए विक्रम चोल के फादर थे कोलथुंगा चोल, जो बहुत अच्छे राजा थे। अब होता क्या था कि जो राजा होता था वो अपने बेटे का नाम अपने फादर के नाम के ऊपर रख देता था। ठीक है, जिसको हम 1 2 3 के नाम से आगे जानते हैं। कोलथुंगा चोल टू कौन से हैं, ये विक्रम चोल के बेटे हैं, यानी कि कोलथुंगा 1 के ये पोते हैं। Kolthunga Chol II was a son and successor of Vikram Chola. There is no historical battle in its account. He assistance, fund etc. Chidambaram temple was Raj Raja Chol succeed him 1150 AD। आप देखिए जो कोलथुंगा चोल 2 है इन्होंने इतना कुछ खास नहीं किया, ना ही इन्होंने कोई लड़ाई लड़ी है। बस ये जो चिदम्बरम जो मंदिर है जो इनके कब्ज़े में होते थे चोल वंश के, तो इनकी सहायता करते थे, उनको ये काफ़ी पैसे वगैरह देते थे, दान पुण्य वैसे करते थे। ठीक है, 1150 में इनके जो बेटे आते हैं आगे राजा राज चोल 2, वो इनके उत्तराधिकारी बनते हैं। राज राजा चोल 2 के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। ये 1150 से 1173 यानी कि 1173 तक ये रहते हैं यहाँ पे। तो इनके बारे में देख लेते हैं एक बार। देखिए कोलथुंगा चोला 3 ही हेयर इन 1146 बाय राजा राज चोला AD built in. He had complete control over the region of Kalinga, Vangi, Chera, Pandya etc. and attacked Sri Lanka as well. But in the last year of his dominion, his father, which was formerly the region of Pandya, witnessed political unrest. Before he passed, Rajadhiraj Chola II was made his heir in 1163 AD. Its successor King Chola II made। यानी कि देखिए इनके बाद क्या होता है, इनके जो राजा हैं वो कौन बनते हैं। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे राज चोला 2 की, तो इनके देखिए कि जो कोलथुंगा चोल 3 हैं, ठीक है, कोलथुंगा जो 3 हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कोलथुंगा जो थे 3 ने क्या किया कि राजा चोल को अपना वारिस जो है 1146 AD में बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वो राजा वो यहाँ पे कोलथुंगा 3 नहीं 2 आएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2 आएगा यहाँ पे। आप देखिए जो कोलथुंगा 2 है वो राजा चोल को क्या करते हैं, अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। तो उसके बाद क्या है कि पूरा नियंत्रण यानी कि पूरा कंट्रोल राजा राज चोल के हाथ में चला जाता है। इन्होंने देखे वेंगी, चेरा, पांड्या जो इनके बीच में जो स्थान इनके कंट्रोल में थे, इन्होंने उसको अपने कब्जे में किया और साथ में श्रीलंका के ऊपर भी हमला करके उसको भी अपने कब्जे में कर लिया। आपको मैंने बताया था कि श्रीलंका को छोड़ के सभी राज्यों पर इनका क्या था, कंट्रोल हो गया था। फिर उन्होंने क्या किया, श्रीलंका को भी अपने कब्जे में पूरी तरह से ले लिया। तो यहाँ पे क्या है कि पांड्या का जो क्षेत्र था, जो पांड्या का रीजन था, इनके जब कंट्रोल में आया तो वहाँ पे राजनीतिक अशांति फैल गई काफ़ी। ठीक है, तो सारे सोचते थे कि हम इसके ऊपर कब्जा करें, हम इसके ऊपर कब्जा करें, इसलिए तो यही बात होती है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि राज चोल 2 के बाद उसने क्या किया, राजाधिराज जो चोल 2 है उसको 1163 में अपना वारिस बना दिया। उन्होंने कह दिया कि ये जो राजाधिराज चोल है वो 1163 में जो इनके अगले वारिस बनेंगे। ठीक है, अब इसका जो अधिकारी है वो राजा अधिराज 2 बने, यानी कि राज चोल के 2 के बाद कौन आते हैं, राजाधिराज चोल 2। देखिए किंग चोला 2 राजा राज चोला 2 सक्सीड इन इट्स
Chola kingdom rule were to further defects which Pandyas were dominated by common vassal between a political war ensued between the Pandyas which required the intervention and care of Cholas, but Pandya started gaining fame and central Chola state slowly started to weaken in 1178 AD कोलथुंगा चोल टू सक्सीड राजा राज चोला। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि जो राजाधिराज चोल जो टू है, ठीक है, वो राजाराज चोल टू के उत्तराधिकारी बनते हैं। उसके बाद देखिए कि जो इसका शासनकाल है वहाँ पे देखिए कि चोल राजा को कि आगे के दोषों के लिए जाना जाता है। इनके जो शासनकाल है ना उसमें क्या क्या कमियाँ आई थी, क्या क्या हुआ था, उनके ऊपर पांड्या ने कैसे कब्जा किया, तो सारा कुछ इसके टाइम पे हुआ था। यानी कि राजाधिराज जो चोल टू है उसके बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो पांड्या के बीच में देखिए राजनीतिक युद्ध हो गया, ठीक है। तो लेकिन जो पांड्या है, आप देखिए कि जो इनका पतन होना यहाँ पे शुरू हो गया। जब राजाधिराज चोल टू बनते हैं तब पांड्या जो शासन था वो थोड़ा सा आगे निकल रहा था, उसको वो थोड़ा सा मशहूर हो रहा था, ऐसे थोड़ा सा वो फेमस हो रहा था ज़्यादा। तो इनकी शक्ति धीरे धीरे देखिए पावर जो कमज़ोर होने लग गई, तो बाद में वो थोड़ा सा आगे आने लग गया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जो इनके उत्तराधिकारी हैं वो बनते हैं कोलथुंगा चोल थ्री, ठीक है। कोलथुंगा चोल जो थ्री है वो इनके जो उत्तराधिकारी बनते हैं आगे जाके। आप ये देख सकते हैं पहले आए थे कि सबसे कोलथुंगा 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है। तो ये 1178 से 1218 तक है। देखिए कोलथुंगा चोल थ्री वेनाद ऑफ इट्स। देखिए आपको मैं इतना पढ़ने में जाएगा, आपको ना सिंपल बताता हूँ इसमें क्या लिखा है, ठीक है। देखिए ऐसा था कि जो कोलथुंगा चोल थ्री थे, ये जो राजा थे, ये जो वेनाद के राजा हैं, जो आगे मदुरै में जो पांड्या थे, जो वेनाद में चेर थे, ठीक है, यानी कि चेर थे जो पांड्या थे, और श्रीलंका पर जिनका सिहला नाम के जो राजा थे वो मैसूर में होयसाल थे। यानी कि वेनाद में क्या थे, चेर थे, मदुरै में पांड्या थे, श्रीलंका में सिहला थे, और मैसूर में जो होयसाल जो राज्य थे उनको उन्होंने क्या किया, बंदी बना लिया, इनके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। अब देखिए समय ने यानी कि टाइम ने थोड़ा सा घुमाव किया, अपना थोड़ा सा बदलाव किया, तो वो क्या हुआ कि इनके खिलाफ ही, यानी कि देखिए कि पहले इन्होंने कब्जा किया, बाद में इनके खिलाफ ही विद्रोह होना शुरू हो गया, ठीक है। तो आप देखिए जो चोल साम्राज्य के जो आगे जाके जो इनके दुश्मन बने वो थे जतवर्मन कुलशेखरन वन। उन्होंने क्या किया कि इनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो 1290 में क्या होता है कि उन्होंने मदुरै की जो राजधानी, मदुरै देखिए इसके ऊपर पांड्या का कब्जा था, यानी कि देखिए इनका जो विद्रोह हो रहा था वो इनके कई दुश्मन पैदा हो गए थे। इन्होंने पांड्या को भी, चेर को भी और कईयों के ऊपर कब्जा किया होता है। इनका नया दुश्मन निकल के आया जिन्होंने क्या किया, मदुरै को, जहाँ पे पांड्या का शासन था जो अब चोल के अंडर था, इन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया जतवर्मन ने देखिए क्या किया कि जो, ठीक है, जो जतवर्मन है देखिए, ठीक है, इन्होंने इसके ऊपर हमला कर दिया। अब फिर बाद में क्या हुआ कि चोल राजाओं को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने देखा कि एक और किसी ने हमारे ऊपर विद्रोह किया, तो उसने हमारा शासन जीत लिया जो हमारे अंडर था। फिर चोल राजाओं ने जतवर्मन के ऊपर दोबारा से हमला कर दिया। अब जो जतवर्मन ने चोल राजा के हाथों से जो मदुरै को हथियाया हुआ था, फिर इसने क्या किया, चोल राजाओं ने फिर अपनी वो मदुरै वाला हिस्सा बाद में फिर से वापस ले लिया, ठीक है। यानी कि विद्रोह होता है इनके खिलाफ, तो इनके हाथ से शासन जाता है, फिर से वापस ये शासन को ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे जाके इनके काफ़ी सारे जो हैं वो आगे जाके बहुत सारे इनके दुश्मन बन जाते हैं। नेक्स्ट है राजा राज चोला थ्री। ये 1216 से 1256 यानी कि 1216 से 1256 तक ये एडी तक बनते हैं। अब देखिए इन जुलाई 1216 व्हेन राजा राज चोला थ्री केम टू पावर द चोला किंगडम वाज ए स्मॉलर प्रोविंस द प्रीवियस चोलास। पांड्या हैड सिग्निफिकेंट कंट्रोल इन द साउथ एंड वेंगी। देखिए ये सारा पढ़ने की आपको मैं सिविल से ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि देखिए इससे लेक्चर लंबा और कुछ नहीं है। देखिए होता क्या है कि जुलाई 1216 में जब राजा राज चोल जब राजा बनते हैं, जब पूर्व के जो चोला हैं यानी कि जो ईस्ट वाले जो चोला है, ठीक है, जो पूर्व के चोला यानी कि जो इससे पहले वाले जो राजा है, आप देखिए जब राजा राज चोल थ्री है जब पावर में आते हैं, जो इससे पहले वाले जो चोल राजा थे, ठीक है, तो
इनका जो शासन था उससे थोड़ा सा छोटा था। आप देखिए चोल राजा को जो शक्ति थी, पावर थी, बहुत दूर तक फैली हुई थी। जब राजा राज चोल 3 बनते हैं तो इनका जो शासन है वो बहुत कुछ समय के कुछ ही जगह पर था, क्योंकि देखिए इनके हाथों से सारा कंट्रोल निकलता जा रहा था। तो पांड्या राजा जो थे वो बहुत ज़्यादा जो थे वो आगे आ रहे थे। अब देखिए जो पांड्या हैं उनका देखिए दक्षिण में और वेंगी और दक्षिण, देखिए 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर चोल राजा जो थे उनका खास वहाँ पे कंट्रोल था। अब देखिए वहाँ पे किसका कब्जा है, वहाँ पे पांड्या का कब्जा है। ठीक है, यानी कि राजा राज चोल 3 के टाइम पे क्या हुआ, इनकी जो शासन सत्ता है वो इनके हाथ से कंट्रोल काफ़ी जा चुका था। ठीक है, तो यानी कि मैंने को बताया ना ऊपर कि इन्होंने क्या किया था, पांड्या के ऊपर और साथ में इन्होंने होयसाला के ऊपर, सभी के ऊपर कब्जा किया था। अब जिनके ऊपर ये कब्जा करते हैं वही इनके दुश्मन बन जाते हैं आगे जाके। ठीक है, तो वो आगे जाके इनके दुश्मन बन जाते हैं। अब इनके बाद आते हैं राजेंद्र चोला 3, ये 1246 से 1280 के बीच में थे। ठीक है, इनके शासनकाल में क्या होता है, देखिए कि जो राजेंद्र चोल हैं, ठीक है, यानी कि जो राजेंद्र चोल हैं वो 1246 में बनते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि जो चोल राजा की जो पावर इतनी कम हो रही थी, इन्होंने उसको रोकना चाहा। इन्होंने चाहा कि फिर से एक अच्छे चोल राजा की स्थापना की जाए, अच्छा चोल राज्य बनाया जाए, कि ताकि जो इनका जो खात्मा हो रहा है, पतन हो रहा है, जो इनका डिक्लाइन हो रहा है, इसे रोकना चाहे। पर ये उसको रोक नहीं पाए, क्योंकि जो पांड्या थे वो उनकी शक्ति काफ़ी आगे निकल के आई। ठीक है, अब देखिए जो चोल राजा है उसका पतन, उसका डिक्लाइन राजेंद्र चोला 3 के साथ ही हो जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे चोल एम्पायर के, देखिए मेडिवल चोल के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे सन नहीं लिखा है इनके आगे, ये कुछ अन्य इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कुछ बाकी जो इंपॉर्टेंट राजा उनके बारे में बात करेंगे। विजयालय चोला जिन्होंने देखिए शुरुआत की थी चोल वंश की, ठीक है, जिन्होंने शुरुआत की थी चोल वंश की, इन्होंने दोबारा से चोल वंश की शुरुआत की थी। पहले जो थे करिकाल वगैरह जो थे ना, वो सब पहले बार उन्होंने चोल वंश की शुरुआत की थी, जो करिकाल के फादर थे उन्होंने। बाद में जब चोल वंश आया था फिर विजयालय ने चोल वंश की शुरुआत कर दी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, देखिए जो पादुकोटाई है वहाँ पे सिल्वेस्रा मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ठीक है, पादुकोटाई में सिल्वेस्रा मंदिर का निर्माण करवाया था। आदित्य चोल जो 1 है वो देखिए विजयालय के बाद आदित्य चोल 1 बनते हैं। ये शिव के बड़े भक्त थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, जो कावेरी नदी है उसके किनारे पे कई शिव मंदिर क्या है वो निर्माण करवाया था। परांतक चोल 1 है जो बनते हैं, देखिए इन्होंने जो पांड्या राजा है उसको हरा दिया और मदरकोंडा का खिताब भी इनको मिला है। तो क्वेश्चन आता है, बताइए कि मदरकोंडा का खिताब किसे मिला था, वो परांतक चोल को मिला था। इन्होंने पांड्या को हराया था तब। राजा राज चोल जो 1 है, ठीक है, अब देखिए जो इससे पहले राजा राज चोल से पहले इनकी जो राजा थे वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, यानी कि इतने ज़्यादा वो मशहूर नहीं थे, प्रसिद्ध नहीं थे। ठीक है, फेमस नहीं थे इतने ज़्यादा। जब राजा राज चोल बनते हैं तो ये एकदम से जो चोल वंश है वो एकदम से फेमस होने लगता है, क्योंकि इन्होंने अपना काफ़ी जो आगे जो राज्य था वो आगे बढ़ाया था। ठीक है, इनका देखिए इनके जन्म का नाम इनका क्या था, अल्लू जमेही था, यानी कि अरुल मोजी जो था इनके जन्म का नाम था। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, और इनको देखिए अरुजमही उदयार पेरियार उदयार के नाम से भी जाना जाता है। और बाद में देखिए कि कर्नाटक उड़ीसा, ठीक है, और कर्नाटक उड़ीसा तमिलनाडु तो आंध्र प्रदेश इनके कब्ज़े में थे। श्रीलंका भी इनके टाइम पे ही था। ठीक है, तो देखिए जो तंजौर में राज राजेश्वरम जो मंदिर है जो अभी यूनेस्को में शामिल है वो भी इन्होंने बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बनते हैं राजेंद्र चोला 1। ठीक है, इसके बारे में हम खैर बात कर चुके हैं, फिर भी आपको एक बार मैं बता दूं। देखिए 1014 AD में क्या होता है कि जो राजा राज के जो बेटे हैं राजेंद्र 1 वो बनते हैं इनके उत्तराधिकारी। ठीक है, तो इन्होंने देखिए कि काफ़ी अच्छे काम किए थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इन्होंने पूरा श्रीलंका जीत लिया था। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि किस चोल वंश के राजा ने पूरा श्रीलंका जीत लिया था, वो थे राजेंद्र चोल 1। आपको ये याद रखना है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, श्रीलंका के राजा को 12 साल तक बंदी बना के रखा था। ठीक है, उसके बाद देखिए जो वेस्टर्न चालुक्य हैं, ठीक है, उसका जो सम्राट है उसको उन्होंने मस्की के युद्ध में हरा दिया। उसके बाद देखिए कि इन्होंने कलिंग की जो कलिंग, पाल और गंगा है, गंगाओं पर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, कलिंगा पर भी कब्ज़ा कर लिया, पाल वाले क्षेत्र में भी कर लिया। तो इसके बाद इनको कौन सी उपाधि मिलती है, गंगाई कोंडा की उपाधि मिलती है। तो क्वेश्चन आ सकता है गंगाई कोंडा
कि किसकी उपाधि मिली है। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे इनके काम थे। तो यहाँ पे देखिए राजाधिराज चोला भी है, जिसके बारे में हम डीपली पढ़ चुके हैं वैसे। तो इस बार ये बनते हैं। इन्होंने मैसूर के जो निकट है जो कोपम है, वहाँ पे देखिए कोपम लिखा है ना, यहाँ पे कोपम के पास इन्होंने युद्ध किया था। राजेंद्र चोल जो 2 है, ठीक है, ये कौन थे, ये देखिए ये एक जो कवि जैन की जो पोइट्री है, जो डांस है, इन्होंने इसको काफ़ी आगे बढ़ाया था। वीरा राजेंद्र जो चोल है, ठीक है, ये भी एक अच्छे शासक थे, एक अच्छे राजा थे। इनके टाइम पे जो आर्ट था, ठीक है, वो काफ़ी सामने, वो काफ़ी निकल के आगे आया। पांड्या एम्पायर के बारे में तो फ्रेंड्स देखिए, पांड्या जो एम्पायर है ये इतना देखिए संगम पॉलिटी में वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संगम एरा में चोल चेर पांड्या, पर इसमें मैं आपको ये आज छोटा सा लेक्चर ये, तो इसमें हम इसके बारे में ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, पांड्या साम्राज्य के बारे में। तो कल का जो लेक्चर होगा उसके बारे में आपको मैं पांड्या के जो किंग्स है, राजा है, उनके बारे में बता दूंगा। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, द पांड्या स्टेट वाज लोकेटेड इन तमिलनाडु, साउथ इंडिया। इट स्टेट इन अबाउट 6th century BC एंड एंडेड इन अबाउट 15th century AD। यानी कि देखिए जो पांड्या साम्राज्य है ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, उसके बाद ये जो पांड्या साम्राज्य है, पांड्या एम्पायर है, ये कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 6th century BC से, और 15th century AD में ये समाप्त या ख़त्म हो गया था। आप देख सकते हैं ये कितना पुराना जो है, ठीक है, 6th century BC से AD तक। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये तमिलनाडु में है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि चेर जो वंश था उसका जो सिंबल क्या था, निशान क्या था, उसका चिन्ह था वहाँ पे धनुष। तो इनका कौन सा है, जो चेर का हो गया धनुष, ठीक है, और जो चोल वंश था उनका था टाइगर यानी कि बाघ। अब देखिए पांड्या का कौन सा है, इनका है मछली, ठीक है, यानी कि फ़िश। तो आपको इनके सिंबल याद करने होंगे, चेर का है धनुष, और जो चोल का है उनका है टाइगर यानी कि बाघ, और पांड्या का है फ़िश यानी कि मछली। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। द पांड्या किंगडम डेवलप इन द संगम एरा अलॉन्ग विद रामनाथ इन टूडेज मदुरई डिस्ट्रिक्ट, दत्तनवेली, तमिलनाडु। अब देखिए जो पांड्या साम्राज्य है इसका जो संगम है, ठीक है, यानी कि जो पांड्या साम्राज्य है, ये देखिए जो आज का जो मदुरई ज़िला है, जो आज का मदुरई ज़िला है तमिलनाडु का, मदुरई ज़िला जो है ये कहाँ पड़ता है, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में, यानी कि तमिलनाडु में तिरुनेलवेली नाम की जगह है, वहाँ पे मदुरई ज़िला है। तो वहाँ पे पहले क्या था, पांड्य साम्राज्य था, पांड्य एम्पायर था। ठीक है, और देखिए उसके बाद मदुरई वाज द कैपिटल सिटी एंड कोराकई was the main vessel of the state, which was center of Zodic trade and music. Sangam gives a list of best-known Pandya kings, in which many kings were famous. Madhukumi gave several donations to celebrate his victory. Therefore, it was the name of पाल्या गसालई। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए मदुरई जो थी, वो जो मदुरई थी वो इसकी राजधानी थी, यानी कि पांड्या की राजधानी क्या थी, मदुरई। और देखिए जो कोराकई है, कोराकई क्या है, कोराकई जो है वो इनका मेन स्टेट था। ठीक है, यानी कि इनकी राजधानी क्या थी, वो थे मदुरई, और कोरकई क्या है, इनकी जो मेन इनकी स्टेट थी, जो इनका मेन राज्य था, जो किसके लिए ज़्यादातर फेमस था, व्यापार के लिए। वहाँ पे क्या होता था, तकरीबन वहाँ पे क्या था, ट्रेड होता, व्यापार होता था। ठीक है, उसके लिए वहाँ पे होता था वो। और देखिए अगर हम संगम लिटरेचर की बात करें, साहित्य की बात करें, तो इसमें हमें काफ़ी पांड्या जो राजा है उसके बारे में काफ़ी कुछ देखने को मिलता है कि काफ़ी जो पांड्या राजा हैं बहुत ज़्यादा इसमें फेमस है। ठीक है, उसके बाद जो मधुकुमी है, इसमें देखिए जो मधुकुमी है उसने देखिए अपनी जीत को मनाने के लिए कई बलिदान दिए। देखिए मधुकुमी इसमें राजा है पांड्या का, उसने क्या किया, जो उसने अपनी जीत को, यानी कि जीत के लिए काफ़ी बलिदान दिए, काफ़ी कुछ उसने किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसे, यानी कि उसे बाद में क्या मिला, यानी कि मधुकुमे के बाद में क्या मिला, यहाँ पे पल्याक्ष लाई की उसे उपाधि दी गई। तो क्वेश्चन आ सकता है पल्याक्ष लाई की जो उपाधि है वो किसे दी गई थी। ठीक है, वो दी गई
मधु कुमुदी को, ठीक है, मधु कुमुदी, इसको पल्याक्सलाई की उपाधि। देखिए थोड़े फिर ये बहुत मुश्किल से वर्ड हैं, तो आप इसे ध्यान से करिएगा। देखिए अनदर पांड्या किंग मुथा पौंडिया वाज ए ग्रेट वॉरियर एंड आल्सो ए प्रोपोनेंट ऑफ टर्नल पोएम्स। अब देखिए इसके बाद अगर अब मैं दूसरे पांड्य राजा की बात करूं तो उसका नाम था मुथा पौंडिया, ठीक है। मुथा पौंडिया जो इसके राजा थे, मुथा पौंडिया कई जगह पे बुथा पौंडिया लिखा हुआ है, ठीक है। मुथा पौंडिया कई जगह पे बुथा पौंडिया है, तो आप उसको एक बार चेक कर लेना। अब देखिए जो बुथा पौंडिया या मुथा पौंडिया जो एक महान योद्धा था इनके, और देखिए ये तमिल कवि यानी कि जो तमिल पोइट्स थे उनके ये बहुत ज़्यादा क्या थे, उनके बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। आप जानते हैं कि जो संगम जो इतिहास है वो तमिल पोइट ने लिखा है। अब देखिए जो तमिल जो पोइट थे वो क्या करते थे, जैसे चोल चेर पांड्या के जो कवि थे, पोइट थे, वो आपस में क्या करते थे, आपस में वो एक जगह पे मीटिंग करते थे जिनको संगम बोला जाता था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि चोल चेर पांड्या के जो कवि थे, पोइट थे, आपस में मीटिंग करते थे जिसे संगम कहते थे। तो बाद में देखिए उन्होंने सब कुछ इनके बारे में लिखा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मुथा पौंडिया है तो उनके वो प्रशंसक थे बहुत ज़्यादा तमिल कवियों के, ठीक है। नेक्स्ट है अरियाप अरियाप डाई कदंथा, अरियाप पडाई कदंथा नेंडुजेलियन, ठीक है। तो ये दो नाम हैं। वर आल्सो नोन है वेल नोन पांड्या रूलर, ये दो ऐसे शासक हैं जो पांड्या साम्राज्य के शासक थे, ठीक है। ही एक्सीडेंटली गेव डेथ टू द हीरो ऑफ दसाला पदाथा गरम, ठीक है। यानी कि देखिए दसाला पदाथा गरम ऑन नोइंग हिज ट्रूथ ही गेव अप हिज लाइफ। अब देखिए उन्होंने जो एक महाकाव्य है शिल्पाधिगरम या दसाला पाधिगरम, ठीक है। शिल्पाधिगरम जो है एक महाकाव्य है, एक एपिक है। इसमें क्या है, इसका जो नायक है, इसका जो हीरो है, उसको गलती से मृत्युदंड दे दिया गया था, यानी कि उसे गलती से मौत की सज़ा दे दी गई थी, जिसका सच जाने के लिए उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो रूलर हैं, जिनके दो रूलर मैं ऊपर बात कर चुका हूँ, वहाँ पे देखिए वहाँ पे क्या है, उन्होंने क्या किया था, उनके बारे में जो शिल्पाधिगरम जो एपिक है उसमें ये लिखा गया है कि इसमें जो एक व्यक्ति था जिसको गलती से मौत की सज़ा दे दी गई थी, लेकिन बाद में जब पता चला कि ये गलती से दे दिया गया है तो उन्होंने अपना भी जीवन त्याग दिया था, अपने भी खुद को उन्होंने अपना जो लाइफ है उसको भी ख़त्म कर दिया था। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर वाज, ठीक है। देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट नाम आने वाला है। एक अन्य महत्वपूर्ण शासक यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर वाज थलाई येलगंथु, ठीक है। थलाई येलगंथु नेंदुजेलियन था, ठीक है। हु रूल्ड फॉर अबाउट 210 AD, हु लेड द आर्म फोर्स ऑफ चेरा, चोल एंड 5 अदर स्मॉल स्टेट्स इनटू प्लेस कॉल्ड थलया लोंगम, विच इज़ एक्सप्लेन इन द 10th century अकाउंट। अब देखिए ये जो महान शासक हैं, ठीक है, थलाई लगंथु नेंदुजेलियन, इनका जो शासनकाल था वो कब था, वो 210 AD तक रहा। इसने क्या किया कि देखिए इसने चेर, चोल और जो 5 छोटे छोटे राज्य हैं, इनकी जो देखिए इसने क्या किया था, जो चेर थे, चोल थे और जो 5 जो छोटे छोटे राज्य थे, इनकी जो 5 छोटी छोटी जो स्मॉल जो स्टेट्स थी, तो उनकी जो सेना थी, ठीक है, उसकी जो सेना थी, इन्होंने तीनों को ही एक ही जगह जिसका नाम था थलाई येलगनम वहाँ पे हरा दिया। यानी कि चेर, चोल और जो 5 छोटे छोटे राज्य हैं, इन सभी की सेनाओं ने थलाई येलगम नामक जगह पे हरा दिया। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि किसने चेर, चोल और जो 5 अन्य छोटे राज्य हैं, ठीक है, जो स्टेट्स हैं, उनको किस नाम जगह पर हराया था, उनके राजा का नाम क्या था, तो था थलाई येलगंथु नेंदुजेलियन, ठीक है। तो ये देखिए जगह का नाम है थलाई येलगंथु, थलाई येलगलम नाम था, तो जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया यहाँ पे इसका, ठीक है। तो इसके बारे में हमें 10वीं सदी में मिलता है, यानी कि अगर हम 10वीं सदी का वहाँ पे एडिक्ट्स अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ पे इसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। इट गेव रिस्पेक्ट टू मैनी तमिल पोइट्स इंक्लूडिंग मोनगुडी, मार्थमनर,
द पांड्या किंगडम हैड ट्रेड विद रोमन अम्पायर विच बेनिफिट द ट्रेडर्स एंड मेड द किंगडम रिच प्रॉस्परस। तो देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो तमिल कवि हैं ये उनको बहुत ज़्यादा मानते थे, उनके बहुत ज़्यादा प्रशंसक थे ये। अब देखिए जो पांड्या राजा है उसका रोमन राज था, उसके रोमन राज के साथ उनका व्यापार भी था, इनकी जो इनका व्यापार था, जो रोमन साम्राज्य रोम है, इटली है, उसके साथ इनका व्यापार था, तो जिनसे ये काफ़ी इनका जो व्यापार बढ़ा हुआ था। ऐसा नहीं है कि बिजनेस इनका कम था, देखिए अगर उनका व्यापार उससे था तो इनका काफ़ी बढ़िया व्यापार था। जतवर्मन सोंद्रा पांड्या रूल्ड द पांड्या किंगडम फ्रॉम 1259 टू 61, यहाँ पे लिखा है 1251 से 61 AD तक, विच लेड टू कंकरिंग द आइलैंड ऑफ श्रीलंका कॉल्ड दत्तवाती राम। अब देखिए यहाँ पे जो जतवर्मन है, जतवर्मन क्या है, जतवर्मन सुंदरा, ये पांड्या जो साम्राज्य है इसका जो राजा थे, ठीक है, इनका जो जतवर्मन जो है ये पांड्या साम्राज्य, पांड्या एम्पायर के राजा थे, जिसका मैंने देखिए चोल वंश में भी जिक्र किया था, जिसने ठीक है, जिसने चोल वंश की जो एक जगह थी वो हथिया ली थी, बाद में फिर वापस कर दी थी। तो देखिए जिसे श्रीलंका के द्वीपों के जीतने की वजह से द्वितीय राम कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि द्वितीय राम, सेकंड राम किसे कहते हैं, ठीक है, ये सेकंड राम या दत्तवाती लिखा है ना यहाँ पे द्वितीय, सेकंड आएगा यहाँ पे, सेकंड राम। क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता है ना कि जैसे श्री राम ने रावण को मार के लंका विजय की थी, तो वैसे ही देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि दूसरा राम या द्वितीय राम इतिहास में किसे कहा गया है, तो वो जतवर्मन को कहा गया है, ठीक है, या किस पांड्या किंग को कहा गया है, वो जतवर्मन को कहा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है, पांड्या रूल्स बिगेन टू एंड विद द बिगिनिंग ऑफ द 14th century व्हेन द क्लेम्स ऑफ सक्सेसर ऑफ द थ्रोन बिगेन द डिसॉल्व एंड ए क्लाइमेट साउथ हेल्प फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी the Sultan of the Delhi, which resulted in the invasion of Sultan under the leadership of Malik Kafur. The Pandyas were wiped out due to मुक्तिम इन्वेजन। देखिए यहाँ पे इस बात का जिक्र किया गया है, देखिए जो पांड्य शासन था वो 14वीं शताब्दी, यानी कि जब 14th सेंचुरी की जब शुरुआत हुई तब जो था वो पांड्य राज्य जो है वो धीरे धीरे क्या था, पतन होना शुरू हो गया, खत्म होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए उसके जो उत्तराधिकारी थे, उसके जो सक्सेसर थे, वो राजगद्दी के लिए राजा बनने के चक्कर में आपस में लड़ने लग गए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, जो दिल्ली का सुल्तान था उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी, तो इन्होंने क्या किया कि जो पांड्य जो राज्य है, इन्होंने क्या किया कि जैसे इनके जो सक्सेसर थे, जो उत्तराधिकारी थे, उनके आपस में लड़ाई हुई थी काफ़ी कि कौन राजा बनेगा पांड्य का आगे। तो देखिए जो दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने तो उससे इन्होंने मदद मांगी, ठीक है, इससे इन्होंने मदद मांगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो अलाउद्दीन खिलजी का जो खास था मलिक काफूर, ठीक है, उसके नेतृत्व में सुल्तान का आक्रमण था। यानी कि उसमें क्या हुआ, उसमें क्या था कि इन्होंने पांड्या ने मदद मांगी कि आप आइए यहाँ पे हमारा जो मसला है वो सुलझाइए, तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इनके ऊपर आक्रमण किया। तो देखिए बाद में क्या हुआ कि जो मुस्लिम जो आक्रमण है उसकी वजह से क्या हुआ कि पांड्यों का सफाया ही हो गया। यानी कि एक तरह से उनको बुलाया गया था कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा इसके लिए, तो वो यहाँ पे आए, पर आते हुए उन्हें इसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया तो इनका सफाया कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। तो जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने आपको इसमें बता दी हैं। हालांकि पांड्य एम्पायर के बारे में देखिए इतना कुछ ज़्यादा आता नहीं एग्ज़ाम में, तो आप इतना भी कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम इसमें से आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि संगम जो स्टेट्स हैं, चोल चेर पांड्या, जिसमें मैंने आपको सिंबल बताए थे ना, वो पढ़ने ज़रूरी है। और संगम पॉलिटी जो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा संगम पॉलिटी के बारे में, वो बहुत ज़रूरी है। अगला लेक्चर जो हो पाना होगा, देखिए मैंने इसमें आपको पांड्य एम्पायर के बारे में सब कुछ आपको बता दिया है कि कौन कौन से पांड्या जो राजा थे वो मेन थे। आपको सारे नहीं पढ़ने, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होता है, कम समय मिलता है तैयारी के लिए, तो आप इतना डीपली मत जाइए, तो उतना ही करिए जितना आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे संगम पॉलिटी, फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।